Yes, I can hear you clearly. How's everything? Wonderful, sir. I can see you and I can hear you with absolute clarity. और मैं इस वक्त हूँ गौतम पाकिस्तान न्यू गार्डन टाउन ब्रांच लाहौर में, जो कि हमारी बिल्कुल नई ब्रांच है। और यहाँ से हम ऑनलाइन जा रहे हैं। और मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त मेरे साथ ना सिर्फ ये कि लाहौर की ब्रांच से तमाम स्टूडेंट्स इस वक्त ऑनलाइन है, वो सारे लोकेशंस पे पूरे कैंपस में वेरियस लोकेशंस पर हैं। कोई तकरीबन 800 स्टूडेंट्स इस वक्त यहाँ ऑनलाइन है। इसके अलावा हमारे पूरे नेटवर्क में पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तमाम ब्रांचेस पर, तमाम 14 ब्रांचेस पर इस वक्त हमारे स्टूडेंट्स, हमारी मैनेजमेंट टीम, हमारे ट्रेनर्स ऑनलाइन है। और आपको देख भी रहे होंगे, आपको सुन भी रहे होंगे, और आपसे जो विजडम आप आज शेयर करेंगे उस विजडम का भरपूर फायदा भी इंशाल्लाह उठा रहे होंगे। और सबसे बढ़कर ये कि ये हमारा आज का सेशन फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर लाइव भी जा रहा होगा। तो ना सिर्फ ये कि गौतम के नेटवर्क में लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं और आपको सुन और देख रहे हैं, बल्कि फेसबुक पर भी हजारों लोग इस वक्त हमारे साथ इंशाल्लाह ऑनलाइन होंगे और वो भी इस जबरदस्त सेशन से भरपूर फायदा उठा रहे होंगे। तो इफ्तिखार भाई, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि भरपूर तालियों से आपका हम पाकिस्तान से इस्तकबाल करें। थैंक यू जी, थैंक यू। ये जो कैमरा है ना, इसके सामने सामने रहो और बराबर भाई आपका तारुफ कराना मेरे लिए तो यूं ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। और चंद एक बातें मैं आपके हवाले से शेयर करना चाहूंगा अपने ऑडियंस के साथ। जी जी। हमदानी साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक पाकिस्तानी है और एक पाकिस्तानी के तौर पर यूएई में और इंटरनेशनली पाकिस्तान का एक ज़बरदस्त इमेज बिल्ड करने में एक बहुत नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। और माशाल्लाह यूएई की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आप एक ब्रांड के तौर पर रिकग्नाइज किए जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये आपकी रिकग्निशन दरअसल पाकिस्तान की रिकग्निशन है। ये आपका कंट्रीब्यूशन जिस तरीके से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में रिकग्नाइज किया जा रहा है, ये दरअसल पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन रिकग्नाइज किया जा रहा होता है। तो वी आर एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ यू। और हमें हर वक्त ये फख्र होता है कि हमारे पाकिस्तानी भाई इफ्तिखार हमदानी साहब इस वक्त यूएई की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इन पर्टिकुलर और इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में इन जनरल पाकिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत इमेज बिल्ड करने में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। और हम पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है। तो एक बार फिर अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर इफ्तिखार हमदानी। थैंक यू वेरी मच। इफ्तिखार भाई, मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ आऊं और आपसे हम फिर सुने कि हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं स्पेशली यंग लोगों के लिए, और किस तरह ये इन अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज कर सकते हैं। ओवर टू यू इफ्तिखार भाई। थैंक यू वेरी मच बाबर, थैंक यू वेरी मच। आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली मेरे बारे में, मुझ जैसी नाचीज आदमी के लिए, तो आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। एट द सेम टाइम, यू नो, आई वांट टू से हाई टू एवरीवन। आई मीन, कराची कैंपस नजर आ रहा है, इस्लामाबाद नजर आ रहा है। वकास रजा साहब किस सिटी से हैं? वकास रजा साहब की टीम मुल्तान में। हाँ, वकास रजा साहब पीटीआई वाले। गौतम बहावलपुर गौतम बहावलपुर नजर आ रहा है, जो कि मुल्तान का नेबर है। मुल्तान कैंपस नजर आ रहा है। उसके अलावा आप गौतम इंटरनेशनल से आपने किया हुआ है फैसलाबाद। फिर उसके बाद रहीम यार खान।
Johor town, Kautam. So this is also in Lahore, you know, so you have another campus. So I want to say hi to everyone. Assalamu alaikum. मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अराउंड द ग्लोब जाता हूँ अपना मुख्तलिफ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, पर्टिकुलरली ऑन सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, टूरिज्म के अंदर फर्दर जो सस्टेनेबिलिटी के हवाले से मौका मिलता है मुझे स्टूडेंट से बात करने का। और गो के मेरा ताल्लुक कौसम के साथ बहुत अरसे से है, बिकॉज आई वाज होस्टिंग मैनी स्टूडेंट्स एट रमादा जमान, विंडम गार्डन, रमादा बीच के अंदर। लेकिन इत्तेफाक नहीं हुआ कि आपके साथ बातचीत हो। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अपनी ज़ुबान में अपने लोगों से, अपने आने वाले जो फ्यूचर लीडर्स हैं उनके साथ मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ बाबर भाई आपका, फुल कॉस्ट मैनेजमेंट का। और मुझे खुशी भी हो रही है कि कम से कम कोई एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट जो है पाकिस्तान में भी काम कर रहा है, विच इज आई थिंक देयर आर अदर्स, बट आई थिंक मेनली कौसम का किरदार जो है वो बहुत अहम है, शफीक साहब का किरदार बहुत अहम है। और जिस पैशन के साथ आप लोग और डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो टूरिज्म के ऊपर, हॉस्पिटैलिटी के ऊपर, आई मस्ट से कि ये नज़र आता है। बाज़ औक़ात चीज़ें सिर्फ बोलने से या पीआर के हवाले से देखी जाती हैं, बट ऑन ग्राउंड जो काम है वो बहुत कम होता है। तो पाकिस्तान के अंदर जो कौसम का किरदार है काबिल तहसीन है, एंड आई डू अप्रिशिएट ऑल द एफर्ट्स वट एवर आर कंट्रीब्यूटेड बाय कौसम मैनेजमेंट। आज का जो सेशन है, मुझे जो टॉपिक दिया है वो दोनों फिट होते हैं मेरे ऊपर, क्योंकि इसमें एक तो बाबर भाई ने करियर के हवाले से बात की है, तो मैं खुद एक केस स्टडी हूँ कि कैसे मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आया। और उसकी बात फिर ये है कि इन्होंने आगे जो एक्सपेक्टेशंस दी हैं ग्लोबली, जो ऑनर्स की तरफ से हैं, जो हॉस्पिटैलिटी ऑनर्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो ऑब्वियसली जब हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर एंटर होते हैं, एज एन जॉब जाते हैं, तो जो ऑनर्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ होती है, क्योंकि कोई भी बिजनेस प्रॉफिट के बगैर नहीं चल सकता। वो कुछ अर्से तक तो चल सकता है, मे बी आजकल की सिचुएशन जो चल रही है इसमें मतलब ऑनर्स वेट कर सकते हैं, बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट प्रॉफिट नहीं हो तो बिजनेस नहीं होता। तो दोनों पे इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपसे करने वाली है कि मेरा सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ और हॉस्पिटैलिटी में किस तरह आया, और फिर किस तरीके से मैंने ऐसा जो है वो हर्डल्स जो है उनको रिमूव किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस स्टेज पे हैं कि आई एम कम्पीटिंग, मतलब कि जो भी मेरे काउंटर पार्ट्स हैं ग्लोबली, क्योंकि यूएई के अंदर जो है टफ कंपटीशन है। यहाँ पे सिर्फ एक नेशनैलिटी नहीं है, यहाँ पे 200 से ज़्यादा नेशनैलिटीज़ हैं, स्पेशली जो वेस्ट से लोग आए हुए हैं। बट डिस्पाइट दैट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा अवार्ड्स जो वो विन किए हैं। मतलब मेरा कंपटीशन हमेशा उन्हीं लोगों से होता था कि जहाँ मोस्टली लोग जाके स्टडी करते हैं। तो आगाज़ में आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो प्लान नहीं था, मतलब मैं एक्सीडेंटली टूरिज्म इंडस्ट्री में आया हूँ, क्योंकि मैं हैले कॉलेज में था जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। तो उसकी बात ये है कि मैं पीसी में इंटर्नशिप के लिए गया था, और वहाँ से फिर जो है मैंने अपना करियर का आगाज़ किया। मुझे हॉस्पिटैलिटी बहुत क्लिक की है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के अंदर चार्म बहुत ज़्यादा है। जब हम देखते हैं कि जी सबसे बड़े स्टार्स वहाँ पे होटल्स में काम कर रहे होते हैं, मिनिस्टर्स आ रहे होते हैं, बाहर के जो डेलीगेशंस है वो आ रहे होते हैं, तो वो चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करते हुए मैं इस इंडस्ट्री में आ गया। तो 5 साल मैं पीसी लाहौर में शरारतें करता रहा। मैंने यूनियन स्टार्ट की, सीबीए यूनियन बनाई, मैनेजमेंट को तंग करता रहा, एक कलेक्टिव यूनियन बनाई, इस किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा। बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि मैं कब तक ऐसे करूंगा, मुझे कुछ खुद भी करना है। तो मैं क्योंकि अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सका था, तो इसी दौरान में फिर मैंने जब पीसी लाहौर में फ्रंट डेस्क पे होता था, तो मैंने इवनिंग क्लासेस में अपना एग्जीक्यूटिव एमबीए मार्केटिंग में किया था। उस वक्त गुलबर्ग में कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, आई डोंट नो कि अभी है या नहीं, सीबीए। तो वो कंप्लीट करने के बाद मेरा शौक हुआ कि मैं बजाय इसके कि फ्रंट डेस्क में आऊँ, सेल्स एंड मार्केटिंग में आऊँ। तो उसके बाद फिर ये है कि मैं पाकिस्तान से यहाँ यूएई में आ गया, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ये थी कि जी होटल सिर्फ महदूद थे, अवारी, पीसी और हॉलीडे इन, तो उसके अंदर चांसेस नहीं थे। तो आई थॉट कि आई शुड गो समवेयर वेयर देयर इज अ रियली टूरिज्म, यू नो,
एक्सेलिंग, एंड दुबई ऐसी जगह थी कि जहाँ पे आके मैं कर सकता था. तो आई स्टार्टेड एक्चुअली माय करियर इन अ कोरल बीच रिजॉर्ट शारजा, और बहुत बेसिक से स्टार्ट किया. आई स्टार्टेड एज एन रिजर्वेशन क्लर्क, और फिर ये कि मैं जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए अपीयर हुआ था, जनरल मैनेजर एक फ्रेंच थे, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि व्हाट यू वांट टू बी इन 5 years टाइम. तो मैंने धड़ाक से बोला कि मैं जीएम बनना चाहता हूँ. तो उन्होंने बोला कि जी 5 years में जीएम बनना चाहते हो तो फिर मैं किधर जाऊंगा. तो मैंने कहा यू नीड टू लिफ्ट अप, क्योंकि मतलब 5 साल में आप एक जगह कैसे बैठे रहेंगे. यू नीड टू बी ग्रुप जीएम और वीपी और प्रेसिडेंट किसी ग्रुप में जाएं. तो स्पॉट उसने पूछा कि आप सैलरी वगैरह की क्या एक्सपेक्टेशन है. सो आई सेड कि नो, माय मोटो इज करियर, एंड एज आई टोल्ड यू दैट आई वांटेड टू बी 5 years द जनरल मैनेजर. तो मेरा मोटो सैलरी नहीं है, मेरा मोटो मेरा करियर है. जब करियर आएगा तो ऑटोमेटिकली पैसा भी साथ आएगा. तो वो दिन था मेरा पहला दिन 1999 दिसंबर में, और 5 साल में मैं जीएम तो नहीं बन सकता था, लेकिन मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्यूटी जीएम उस होटल का हो गया था. और छठे साल में फिर क्या हुआ कि फिर रॉजर कैसर और मैं दोनों एमिरेट्स एयरलाइन में बर्लिन ट्रैवल कर रहे थे वाया म्यूनिख, और उस वक्त वो भी जीएम थे दुबई के एक होटल में, और मैं उसी होटल में जनरल मैनेजर हो गया था छठे साल में. तो मसला ये है कि विजन होना बहुत जरूरी है दोस्तों. मतलब ये कि आप लाइफ में, मेरी पैदाइश जो है वो एक गांव में हुई, वहां से फिर कायदाबाद के पास एक गांव है उतरा, वहां से फिर मैं मुल्तान गया, मुल्तान में मेरी एजुकेशन रही. मुल्तान के बाद मैं हैले कॉलेज आया. लाहौर में जब आया तो हमारा एक्सेंट बहुत डिफरेंट हुआ करता था. जब लाहौर ही हमें तंग करते थे हैले कॉलेज में. जब पीसी में आया तो और ज्यादा डिफिकल्टीज हुई, क्योंकि मतलब हमारा बैकग्राउंड एजुकेशन का वो नहीं था जो कि मतलब वहाँ के एचएसएन का था, या लाहौर के जो बाकी इंस्टीट्यूट हैं, या एक कराची और लाहौर के एक डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री. तो डिस्पाइट ऑल दिस हर्डल्स आप लर्न करते हो, आप चीजों को सीखते हो, आप देखते हो कि बाकी लोग कैसे पहन रहे हैं, कैसे खा रहे हैं. तो चीजों को आप जब देखते हो और अच्छी चीजों को कॉपी करने में कोई मुजायका नहीं होता, तो आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हो. तो वो चीजें जो मुल्तान में नहीं थी, या जो गांव में नहीं थी, मुल्तान में आके सीखी, मुल्तान से आके लाहौर में सीखी, लाहौर से जब मैं दुबई आया तो बहुत डिफरेंस था. एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड थी, क्योंकि आप ग्लोबली आके जिनसे नफरत करते हो वहां बैठे हुए इंडियंस के साथ जब आके यहाँ देखा, तो यार उनमें तो मतलब खुदा भी मौजूद हैं. ऐसे ऐसे लोग मतलब देखे इंडियंस कि जो देवर मोर सपोर्टिव. तो हम बाहर आके एक्सपोजर देखा यार कि वहां बैठ के तो हम समझते थे कि जी हर बंदा ही इंडिया के अंदर वो गलत है, हर बंदा ही हमारा दुश्मन है. बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हिंदूज के अंदर हमने देखे कि यार जो फरिश्ते से इंसान है. तो एक एक्सपोजर जो है ना आपका वो बढ़ता है. गांव से मुल्तान, मुल्तान से लाहौर, लाहौर से जब दुबई आए, यहाँ पे फिर ईसाइयों से मिले, यहूदियों से मिले, तो फिर पता चला यार कि नहीं, ऐसा नहीं है जो हमने अपने आप को बाउंड किया हुआ है. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दुनिया बहुत बड़ी है और हमें एक्सप्लोर करना है, हमें एक्सपोजर लेना है. यू नो, एजुकेशन से ज्यादा एक्सपोजर बहुत जरूरी है. तो वो एक्सपोजर जब गेन किया तो फिर तो मतलब डिफरेंट ही पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप हुई है. और फिर अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया कि यार मुझे पोर्क नहीं खाना है तो नहीं खाना है क्योंकि वो हराम है, मुझे शराब नहीं पीनी है कि मुझे मना किया गया है, मुझे वुमेनाइजर नहीं बनना क्योंकि मेरे दीन ने मना किया है, मेरे कल्चर ने मना किया. लेकिन मैंने उनके साथ बैठना है. मैं अपने आप को कट नहीं कर सकता. मैं एक टेबल पे बैठा हूँ, जब हम एग्जीबिशन के लिए जाते हैं तो मैं अपना टेबल चेंज करके दूसरी साइड पे नहीं जा सकता क्योंकि वहां पोर्क खा रहा है, तो मैं उसके साथ नहीं बैठ सकता. आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हो तो बच्चों आप ग्लोबल चिल्ड्रन हो. आप अपने आप को आपने एक ग्लोबल इंसान बनाना है. अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड नहीं करना है कि हर चीज जो है वो बाउंड अपने आप को नहीं करना है. आपने अपने जो माइंड है इसको खोलना है. जो माइंड जो है आपका पैराशूट की तरह है. आप देखो पैराशूट खुलता है तो काम करता है, अगर बंद हो तो नहीं होता. आपका जो दिमाग है वो भी पैराशूट की तरह है. तो आपने अपने दिमाग को खोलना है. खासतौर पे जब हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री में आ गए हो तो आपका जो तल्लुक ग्लोबल इंडस्ट्री के साथ है, क्योंकि आपके पास ज्यू ने भी आना है, हिंदू ने भी आना है. आपने देखना है उसकी चॉइस क्या है, वो क्या चाहता है. ये नहीं कि आप क्या चाहते हैं, वो क्या चाहता है, उसकी डिमांड क्या है. जिस वक्त आपने ये अपने आप को तब्दील कर लिया तो आई थिंक कि फिर आप रियली इस इंडस्ट्री में फिट हो जाओगे. मैंने जो स्टार्ट करने का जो मेन रीजन थी, जो अपना मैंने बताया था, वो विजन का बताया था. देखें आज आप फॉर एग्जांपल मुल्तान में बैठे हुए सोचते हो कि आपने लाहौर जाना है तो आपकी प्रिपरेशन लाहौर के हिसाब से होगी. अगर आप सोचते हो कि आपने कराची जाना है तो आपकी प्रिपरेशन कराची के हिसाब से होगी, क्योंकि आप अप एंड डाउन नहीं कर सकते.
आपको वहां पे 1 दिन या 2 दिन का काम करना होगा, तो अपने बैग को उसी तरीके से तैयार करते हो। आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो आपकी प्रिपरेशन वैसे होगी। तो क्यों वो हो रही है? क्योंकि आपका एक विजन है कि आप यहाँ से कहाँ जा रहे हो। तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आज कोई भी विजन बनाया और विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट्रिक्शन, अपने ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन कर लेते हो कि यार मेरे अंदर ये है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास, तो वो उन चीजों को बलाए ताक रखते हुए आपने जो एक विजन रखना है कि आप क्या बनना चाहते हो। मैं जब एक गांव से उठ के मुल्तान से लाहौर जब आया हूं, तो एक जीएम के सामने मैंने स्ट्रेट अवे बोल दिया कि मैं जीएम बनना चाहता हूं। लेकिन उस जीएम बनने के लिए ये नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन वो आ गया, उसके लिए मेरी प्लानिंग थी। वो प्लानिंग के साथ में कैसे 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 चीजों को करता गया, क्योंकि मेरे एक टारगेट था कि ये 5 साल है, इन 5 सालों में मैंने क्या चीज करनी है। जब एक चीज आपकी रिजर्वेशन से, आप रिजर्वेशन एग्जेक्टिव से असिस्टेंट रिजर्वेशन मैनेजर या रिजर्वेशन मैनेजर बनते हो, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? उसके ऊपर आपने 5 साल नहीं लगा देने कि आपने उसी के ऊपर बैठना है। आप एक चीज अचीव करने के बाद आप अगले का सोचो, जब वो अचीव कर लिए तो उसके बाद अगले का सोचो। आपका एक विजन होना बहुत जरूरी है बच्चों। आप भले किसी इंडस्ट्री में, आप कुलिनरी सेक्शन में हो, तो आपका एक विजन है कि आप क्या बनना चाहते हो, क्योंकि इतना वास्ट है कुलिनरी कि आप इसमें अगर जाओगे तो आप मतलब समुंदर है। आप मतलब कुजीन में देखो तो आपको कितने कुजीन मिलेंगे, मैक्सिकन कुजीन मिलेगा, इटालियन कुजीन मिलेगा, और हर एक एरिया का एक अलग अलग शेफ है। तो आप जब तक अपना विजन क्लियर नहीं करोगे, वो बच्चे जो एचआर में आना चाहते हैं, जो बच्चे मैनेजमेंट में आना चाहते हैं, तो उनको अभी से काम करना चाहिए कि मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो सेट करनी है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप मार्केटिंग में आ रहे हो, सेल्स में आ रहे हो, तो आपके अंदर वो पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि आपने निगोशिएशन करनी है, आपने निगोशिएशन स्किल्स को अभी से इंप्रूव करना है। जब तक एक चीज आप सेट नहीं करोगे, उसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी, उसके हिसाब से आपकी तैयारी नहीं होगी। तो आपने अपने आप को तैयार करना है कल के लिए। और आज के टाइम मुश्किल है, क्योंकि कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री हिट हुई है वो टूरिज्म इंडस्ट्री हिट हुई है। हम सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं इस वक्त। सबसे ज्यादा जॉबलेस जो हैं वो टूरिज्म इंडस्ट्री में लोग हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी के अंदर हुए हैं, जो ऑनर सफर कर रहे हैं, होटल्स बंद हुए पड़े हैं। बट क्या कोरोना सारी जिंदगी के लिए? कोरोना के एक सर्टन टाइम है। आई मीन भले ये 1 साल लग जाए, भले इससे भी ज्यादा हो जाए, बट एट दी एंड इसने सारी जिंदगी के लिए नहीं रहना है। तो उसके लिए ये कि हमें अपने आप को आज तैयार करना है। और कोई भी हर्डल जो आपको नजर आती है कि यार मेरे रास्ते में ये हर्डल है, उसके लिए आपने सोचना है। और मैं जैसे दुबई आया था, तो यकीन जानिए कि मेरी जो 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 ट्रैवलिंग होती थी, जब मैं जॉब सर्च के लिए, जॉब हंट के लिए निकलता था, तो मेरी उस जगह पे ज्यादा प्रोग्रेस हुई जहां मेरी जान पहचान नहीं थी। लाइक फॉर एग्जाम्पल इस होटल में जहां मैं आया हूँ, यहाँ पे मेरी जान पहचान नहीं थी। जब मैं आया हूँ, मैंने आके अपने आप को अपील की है, तो मेरी किसी से एक फ्रेंच जो है वो मेरा इंटरव्यू ले रहा है, लेकिन जिसने मुझे सोर्स आगे की है वो एक इंडियन था। पाकिस्तान में बैठे हुए मेरे जहन में यही था कि जी इंडियंस तो एंट्री ही नहीं डालने देते, बट मेरा एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट हुआ है। कुछ चीजें जो है हम अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, तो वो चीजें जो आपके जहन में है, जो डाउट्स हैं, वो आप एक बंद गली में जैसे बंदा चला जाता है ना, उससे आउट होना है। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मोस्टली जब पाकिस्तानी यहाँ पे आते हैं, तो उनकी लैकिंग जो है वो बहुत ज्यादा इससे होती है कि आप बहुत सारी चीजें प्री सेट करके आ जाते हो। तो इसलिए ये कि आप जब बाहर आते हो तो उसके लिए आप अपने आप को तैयार करके आओ। देखो अब बहुत सारे इंटरव्यू के लिए जो पाकिस्तानी यहाँ पे आते हैं बियॉन्ड दिस इंस्टीट्यूट, क्योंकि गौतम के आपके हो तो आपकी एक टोटल डिफरेंट लेवल है, बट हमारी बहुत ज्यादा लैकिंग है कि लैंग्वेज का बहुत बड़ा हर्डल है। मतलब जो बंदे यहाँ पे आते हैं उनकी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो आपका डेफिनेटली इंग्लिश को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे एक इंटरनेशनल जगह है। जब यहाँ पे आते हो तो आपके ऊपर उसके ऊपर काम करना चाहिए। आपको आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे दूसरी जगह जाना है, तो वहां पे मुझे कोई और लैंग्वेज बोलनी है। आपकी वो जो कम्युनिकेशन इंग्लिश की है, उसको हर लिहाज से, राइटिंग के हिसाब से, स्पीकिंग के हिसाब से आपको उसके ऊपर काम करना है। यू नीड टू इम्प्रूव एक्चुअली दैट एरिया। आपको डे 1 से उसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए आप ग्लोबल लीडर हो, आप सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं हो। आप अगर सपोज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हो, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज ग्लोबली, इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान से बाहर हर जगह पे है। तो आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। आप जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो उसके आपको मास्टर होना चाहिए। फिर उसके साथ साथ ये है कि बहुत जरूरी चीज जो है कि जो इंस्टीट्यूट आपको लर्निंग दे रहा है वो आपकी एक बेस है। अब मैंने गौतम के लड़के जर्मनी में भी देखे हैं। आई हैव सीन गौतम स्टूडेंट्स इन जर्मनी। आई हैव सीन इन टॉप 5 स्टार होटल आल्सो।
तो आप एक्चुअली रिप्रेजेंट और एम्बेसडर बन जाते हो अपने इंस्टीट्यूट के। तो आपका जो 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 एटीट्यूड है, आपका जो कैरेक्टर है, वो रिफ्लेक्ट करता है इदारे के साथ, और अल्टीमेटली पूछते हैं लोग। अभी यकीन करें कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है यहाँ पे, दैट इज, आई डोंट वांट टू नेम द कंट्री नेम, अ नेबरिंग कंट्री, बट यकीन करें कि एटीट्यूड वाज कंप्लीटली डिफरेंट देन कॉसम। मतलब आई डेल्ट विद कॉसम एंड आई कैन फील इट कि जी डिफरेंस कहाँ था। मतलब एक साइड पे आपका प्रोफेशनलिज्म जो है ना वो यहाँ खड़ा है, और दूसरी तरफ प्रोफेशनलिज्म यहाँ है। तो जो लोग आपको बाहर आउटसाइड भेजते हैं, आपने उनकी रिस्पेक्ट करनी है, आपने इदारे का ख्याल रखना है, क्योंकि आप न सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने कंट्री के एम्बेसडर हो। तो जिस वक्त आप ट्रेनिंग के लिए आप आते हो, भले वो हमारे इसमें होटल्स में आते हो या किसी और होटल्स में जाते हो वर्ल्ड वाइड, तो आपको ये ज़हन में रखना है कि आप अपने मुल्क की शान हो, अपने इदारे की शान हो। तो मेरी तरफ से जो है सपोर्ट रहेगी इंशाल्लाह। बाबर भाई, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी आर गोइंग टू साइन कॉन्ट्रैक्ट आल्सो, कि हमारे जो 2 होटल्स हैं, बल्कि एचएमएस लेवल पे जो बाकी होटल्स भी हैं, इंशाल्लाह वी विल बी गोइंग टू साइन। आई होप दैट इंशाल्लाह वीजा सैंक्शंस विल बी ओवर सून। वो खत्म होते हैं तो उसके बाद ही इंशाल्लाह more flow should come to our hotels also, and we will always welcome and we will give you full support from our side, on any stage actually. और इंशाल्लाह जल्दी मैं पाकिस्तान आता हूं तो फिर एक आधा सेशन और भी आप लोगों के साथ करेंगे। डेफिनेटली इट्स लॉन्ग अवेटेड। आई विल कम पर्सनली, आई विल सिट विद यू। आपने जहां तक बात की है करियर के अलावा जो इमर्जिंग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दी एम्प्लॉयर साइड, तो आपको मैं एक सिंपल जो वो बताता हूँ कि जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ है रमादा के साथ, तो प्रॉपर्टी के जो ऑनर्स हैं वो रियल एस्टेट से हैं और वो रूलर्स के बेटे हैं। और ऑफ कोर्स रियल एस्टेट के लोग जो हैं वो इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं। हॉस्पिटैलिटी के अंदर हमारा एक जो आरओआई होता है, एक सेट होता है कि जी हम लोगों ने 10 साल से 15 साल के अंदर आरओआई देना है अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी, कि कितनी इन्वेस्टमेंट है। तो जो ऑनर्स थे उनका जो पैशन था वो रियल एस्टेट में, तो पैसा बहुत दुबई में बन रहा था, और खासतौर पर वो रूलिंग एलीट क्लास से थे, तो उनका और ज्यादा स्पीडी था। तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री या टूरिज्म से यही थी कि होटल लिया और फौरन ही आरओआई स्टार्ट हुआ। तो हुआ क्या कि उन्होंने एक मैनेजमेंट कंपनी ली, फेल हो गई, दूसरी ली। ये 1 साल की बात कर रहा हूँ। 1 साल के अंदर 3 डिफरेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो फेल हो गई। ट्यूलिप था, 5 कॉन्टिनेंट था, उसके बाद वो विंडम को ले आए रमादा के अंदर। तो मेरी जब उनसे मुलाकात हुई और मैंने उनको ज्वाइन किया, तो उनका कहना था कि जी उनको जल्द से जल्द जो है ना आरओआई लेना है। मतलब ऑनर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो बंदा पैसा लगाता है उसको वो चाहता है कि मेरा पैसा जल्द से जल्द वापस आए। तो आई सेट विद हिम एंड आई गिव हिम प्लान कि जी ये प्लान है और इस प्लान के हिसाब से हमें आगे चलना है और हम होटल को सक्सेसफुल करेंगे। आप यकीन करें कि आई स्टार्टेड विद द विजन कि जी मुझे इस पे काम करना है। मैंने दिन रात एक कर दी रमादा अजमान के अंदर, जो ब्लैक बिल्डिंग थी, इट वाज द ब्लैक बिल्डिंग। फर्स्ट ईयर वी हैड 6 million GOP, 9 million second, 12 million, 12.5, 15, 15.4 and 16.4 million was the highest GOP। ये प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। तो ऑनर जो हैं दूसरे साल के अंदर उन्होंने इतनी एम्पावरमेंट दे दी मुझे कि जैसे वो ऑनर ही नहीं है, ऑनर मैं हूं दूसरे साल के अंदर। और मैंने 10 साल वहां पे एंजॉय किया है काम को। तो ये बहुत जरूरी है कि जिस वक्त ऑनर्स को आप रिटर्न दे रहे होते हो तो कोई ऑनर ऐसा नहीं है जो कि आपको एम्पावरमेंट ना दे। तो जब उन्होंने एम्पावरमेंट दी है, जब उन्होंने एम्पावरमेंट दी है तो वही एम्पावरमेंट मैंने आगे लोगों को दी है। वही एम्पावरमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को गई है, वही सुपरवाइजर्स को गई है, वही एम्पावरमेंट नीचे डाउन द लाइन गई है। आप सोचें 170 स्टाफ था जब मैंने ज्वाइन किया। 170 स्टाफ में हमारी 65% टर्नओवर था। टर्नओवर का मतलब ये है कि आपके लोग जो है जो रिजाइन दे रहे थे या टर्मिनेट हो रहे थे। 65% जो है वो स्टाफ की टर्नओवर थी। 170 स्टाफ से मैंने स्टार्ट किया है एंड इट वाज 2010। आप कवर करें कि जब मैंने छोड़ा है तो हमारे स्टाफ की स्ट्रेंथ थी 670। 670 स्टाफ की है, 170 से 670। हमारा 168 रूम थे। जब 10 साल में मैंने छोड़ा है तो हमारे 700 से ऊपर रूम हो चुके हैं, 670 स्टाफ हो गए हैं। लेकिन हम लोगों ने ग्रोथ की है दूसरे होटल की, तीसरे होटल की, दूसरे होटल के नंबर ऑफ रूम जो है ना हमने इंक्रीज किए हैं। जो पहला होटल है उसके फिर एक और 168 इंक्रीज किए हैं।
बैंक्वेटिंग हॉल बनाया है, और हमारा जो जीओपी जो पहला साल स्टार्ट हुआ था 6 मिलियन पे था, वो जाके 24 मिलियन पे एंड हुआ है जब मैं 10 साल के बाद मैंने रिजाइन किया और उस होटल को छोड़ा है। लेकिन जो ROI कंसेप्ट था, एक होटल में हम लोगों ने 8 इयर्स का दिया है, जो कि एक किस्म का अनबिलीवेबल पीरियड है 8 साल के अंदर। रमादा बीच के अंदर जो विंडम गार्डन है उसका 10 ईयर सेट किया है। तो जहां तक बात है कि ऑनर की एक्सपेक्टेशन, तो ऑनर की एक्सपेक्टेशन सेट होती है ROI पे, कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक शॉप खोल दी, आपने अपना एक पिज्जा की शॉप खोल दी है और आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी कि जी आपका 1 मिलियन रुपीज फॉर एग्जांपल आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई है। अब 1 मिलियन रुपीज आपने कब वापस रिटर्न लेना है? जो आपका प्रॉफिट ईयर बाय ईयर हो रहा है, तो वो 3 साल के अंदर आ रहा है, 4 साल के अंदर आ रहा है। तो हमारा जो ROI था वो इतना मतलब कम अरसे के अंदर था कि ऑनर जो है वो हैरान हो गया कि यार ये किस तरह हो रहा है। लेकिन वो हुआ इस तरीके से है दोस्तों कि हमारा जो टीम वर्क है वो टीम वर्क हुआ है ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी के साथ, क्योंकि एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, अकेला मैं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे साथ जो लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो लोगों का दिल जीतने के लिए, उन लोगों का अपना साथ मिलाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम उनको एम्पावरमेंट दें, और एम्पावरमेंट जो कि जेन्युइन एम्पावरमेंट है। जिस वक्त आपको एम्पावरमेंट मिलती है तो उसको आप अपना काम समझते हो, क्योंकि आपको पता है कि जी मैं आ रहा हूं और मैं जो कुछ कर रहा हूं ये मेरा काम है। अगर मेरी एम्पावरमेंट नहीं है, एक आदमी बैठा है, सुपरवाइजर है या हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, आपको कहता है ये कर लो वो कर लो, आपको वो डिस्कस करता है सारा दिन में, आपके पास कुछ भी पावर नहीं है कुछ करने के लिए, तो आपके अंदर वो लगन नहीं रहती है। तो जो एम्पावरमेंट मुझे ली है वो किसी ने गिफ्ट में नहीं दी थी, मेरे साथ कुछ एक रिलेशन नहीं थे। आई डिड हार्ड वर्क, आई शोड हिम, मैंने उसको शो किया है कि ये मेरा काम है। जिस वक्त आपने ऑनर को ये शो कर दिया है कि ये आपका काम है, ये उसका काम नहीं है, ये मेरी चीज है, तो फिर आपको वो एम्पावरमेंट देगा ही देगा। ये हो ही नहीं सकता कि फिर वो एम्पावरमेंट आप तक नहीं आए। जिस वक्त वो एम्पावरमेंट आप पे आ जाती है तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वो एम्पावरमेंट जो है अपने फर्दर जो कुलीग्स हैं उनको दिया जाए हायरार्की के हिसाब से। तो एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। तो जहां तक एक्सपेक्टेशंस ऑनर की बात है, तो वो कोई भी ऑनर होगा वर्ल्ड वाइड में, उसकी ये एक्सपेक्टेशन होगी कि किसी भी तरीके से हमारा रिटर्न जो है वो एज सुन पॉसिबल जो है वो वापस आए। तो हम सब लोगों ने जो मिलकर काम करना है वो अपने ऑनर के लिए करना है। जिस भी इंडस्ट्री के अंदर, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के हम अंदर जाते हैं, हमें चाहिए कि हम दयानतदारी के साथ काम करें। जब इदारा तरक्की करता है तो अल्टीमेटली फिर सबको बेनिफिट होता है। तो जब मैंने ये काम किया तो मुझे क्या बेनिफिट हुआ? मेरे पास न सिर्फ जी एक होटल के अंदर दूसरे तीसरे के अंदर क्लस्टर पोजीशन जाती रही, बोनसेस मिलते रहे, मैं वर्ल्ड वाइड ट्रैवलिंग करता रहा, मैंने उस एम्पावरमेंट का, उस मेहनत का जो रिटर्न था वो सिर्फ बेनिफिट मुझे नहीं हुआ, मेरी फैमिली को हुआ। आई गॉट एक्सपोजर बाय ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोई जगह ऐसी नहीं थी, फॉर ईस्ट हो, वेस्ट यूरोप हो, ईस्ट यूरोप हो, नॉर्थ अमेरिका हो, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। और वही चीज जो है डाउन द लाइन हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास गई है, डाउन द लाइन जो है वो बाकी एम्प्लॉयज के पास गई है। क्योंकि साल के अंदर में जब एक साइड पे प्रॉफिट ऑनर को जा रहा है तो हम लोगों ने एंजॉय की है हैवी बोनसेस के साथ, इंक्रीमेंट्स के साथ, प्रमोशंस के साथ। आप यकीन करें कि मेरे साथ काम करने वाले लोगों में से इन 10 सालों के अंदर जो मैं रमादा जमान में था, जो बैंक्वेटिंग वेटर था वो आज क्लस्टर F&B मैनेजर है। जो रिसेप्शनिस्ट था इंडिया से इमरान शेख, वो आज EM क्लस्टर सेल्स है 3 होटल्स का। पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड वो एग्जीबिशंस को जो अटेंड कर रहा है। मेरे साथ एक और फिलिपिनो जो है वो एक वेट्रेस थी, लेकिन उसके अंदर आगे बढ़ने का शौक था, वो आज एक 4 स्टार होटल की ऑपरेशन मैनेजर है। और सिर्फ हमारे होटल के अंदर नहीं, जो लोग वहां से निकले हैं वो डिफरेंट जगहों पे। रालुका एक रोमानियन लड़की थी, वो सेल्स एग्जीक्यूटिव आई थी, आज वो केम्पिंस्की होटल ओमान के अंदर जो है डायरेक्टर सेल्स है। तो मसला ये है कि जिस वक्त आप मेहनत करते हो बच्चों, तो आपको उसका फल जरूर मिलता है, लेकिन मेहनत के साथ साथ आपका विजन बहुत जरूरी है, आपको स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि सुबह से शाम तक आप शॉपिंग किए जा रहे हो, शॉपिंग करते जा रहे हो, बट आज की टेक्नोलॉजी से फायदा उठाना है आपने 10 साल तक वो शॉपिंग नहीं करनी। उन 10 सालों के अंदर आपका प्लान होना चाहिए कि आपने एक कुजीन लर्न किया है, दूसरी कुजीन लर्न किया है, तीसरा कुजीन, तो वो एसेट बनता गया आपको। जैसे आपके पास एक लैंग्वेज है, अब मैं उर्दू बोल रहा हूँ, अब मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, कल मुझे जर्मन आ जाएगी, इटालियन, तो दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी। तो आज के दिन में अगर फॉर एग्जाम्पल आप सोशल मीडिया के अंदर
4,000 दोस्त बना लेंगे, 10,000 दोस्त बना लेंगे, 20,000 दोस्त बना लेंगे, ग्लोबली बना, उनका कोई फायदा नहीं है बच्चों। आप सारी रात बैठे रहो, आपने मोबाइल पकड़ा और इस मोबाइल को लेके आप रात 3 बजे तक बैठे रहोगे, उसका आपको फायदा क्या होना है? आपकी अमली जिंदगी में उसने क्या फायदा देना है? वही फॉर एग्जाम्पल आप दिन के अंदर 2 घंटे जो आप काम कर रहे हो उसके अंदर रिसर्च करते हो मेरे बच्चों, तो उसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं कि मेरे पास एक रॉ लड़की इंडियन पंजाबी रमादा बीच के अंदर हायर की है, जसवीर कौर। अब वो बच्ची यहाँ अजमान के अंदर रहती थी और उसने मार्केटिंग के अंदर बेसिक कोर्स किए हुए हैं, कोई डिग्री नहीं की हुई है। जब वो मेरे पास आई है तो उसके पास उसका वो क्रिएटिव वर्क अच्छा था, तो उसको मैंने एज एन एग्जेक्टिव रख लिया कि ठीक है आप एज एन एग्जेक्टिव काम करो, तो जो भी आर्ट वर्क है उसे बनाने हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जसवीर जो है हर दफा इंप्रूव भी कर रही है। जसवीर की काम में जो है वो बहुत ज्यादा जो है जिद्दत आ रही है। और वो क्यों आ रही है? क्योंकि जसवीर जो है वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही थी और उसने इतनी ज्यादा रिसर्च मार्केटिंग की है कि वो बंदी जो है न सिर्फ ये कि क्लस्टर एग्जेक्टिव बनी है, इस वक्त वो जो है क्लस्टर मार्केटिंग मैनेजर बन चुकी है, डायरेक्टर बन चुकी है। उसकी पे स्केल जो हमने 2-2.5 हजार दिरहम से की थी वो 12,000 तक पहुंच चुकी है इन तकरीबन 5 सालों के अंदर। क्यों? तो वो बच्ची इस वक्त मेरे ख्याल में कोई सोशल मीडिया के अंदर कोई 5 स्टार होटल काम नहीं कर रहा जितना अच्छा वो कर रहे हैं। ये पीछे गर्मियों के टाइम में जिस वक्त स्टेकेशन का पीरियड था, सॉरी ये कोविड का पीक कोविड का पीरियड था, होटल सफर कर रहे थे। उस वक्त भी ये होटल जो रमादा अजमान के थे, दे वर डूइंग इन प्रॉफिट, यू नो व्हाई? बिकॉज ही हैज डन अमेजिंग जॉब इन सोशल मीडिया। अब वो कहाँ से सीख के आई है? वो इंडिया से सीख के नहीं आई है। वो यहाँ पे अजमान के अंदर रहते हुए उसने एक इंस्टीट्यूट से निकलते हुए ये पोजीशन क्यों गेन की है? क्योंकि उसने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, उसने मैक्सिमम टाइम जो है उस रिसर्च पे लगाया हुआ है। और अब भी वो आके मुझे यहाँ मिलती है, बिकॉज आई एम नो मोर अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। स्टिल शी इज कमिंग एंड शी इज शेयरिंग हर न्यू थिंग्स व्हिच इज जस्ट गेटिंग थ्रू रिसर्च एक्चुअली। शी सेड दैट मिस्टर सफार, आई एम गेटिंग ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली बाय डूइंग माई सेल्फ। तो इसलिए ये कि मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है कि जिस वक्त आज की जनरेशन में हमारे बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट जो कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो बहुत ही बड़ा आपका जो कीमती वक्त आज जाया हो रहा है। और अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये टाइम जाया कर रहे हो तो बच्चों ना तो ये नुकसान हो रहा है गौतम का, बाबर साहब का, शफीक साहब का, आपके माँ बाप का, क्योंकि एक लिमिट तक माँ बाप आपको सपोर्ट करते हैं बच्चों। आज मेरी माँ पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे पाला पोसा, वाले साहब फौत हो गए हैं। मेरी जो बहन जिसने स्ट्रगल की है, शी इज सिटिंग इन पाकिस्तान, आई एम एंजॉयिंग टेकिंग माई चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब ये मेरा फायदा हुआ है कि मुझे उन्होंने पढ़ाया है, ये मेरे ऊपर उन्होंने कुछ टाइम दिया है, जो दिया है। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल बेनिफिट है तो आप लोगों का बेनिफिट है, यू विल गेन बेनिफिट। तो इसलिए जो आपका एक एक लम्हा है मेरे बच्चों, एक एक लम्हा है, बहुत कीमती है। वंडरफुल इफ्तिखार भाई, आपने माशाल्लाह बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कितने लोगों को आपने अपने साथ ट्रेन किया, उनको एम्पावर किया, और आज वो आप ही की तरह लीडरशिप रोल में हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में सर्व कर रहे हैं। एक सवाल है मेरा कि मैंने जी जी जब भी आपको देखा है, सोशल मीडिया पर भी देखता हूं, तो अदरवाइज भी मुझे पता चलता है कि आप ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो जी आप जी हर वक्त ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो काम किस वक्त करते हैं आप? ये भी तो जरा हमें बताइए ना। देखिए ट्रैवलिंग भी हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मेरी जो लास्ट समर वेकेशन थी बाबर भाई, जी जी। वो 40 दिन की थी। ये 2019 की बात है, जब ये कोरोना से पहले का समर था। हम्म। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम ग्रीस, ग्रीस से सिसली गया, सिसली से मैं पुर्तगाल लिस्बन गया, लिस्बन से फिर जर्मनी, जर्मनी से मतलब सारा मैं बाय रोड करता रहा हूँ फैमिली के साथ। वहां से वापस यूके आके ईद करके फिर स्कॉटलैंड पूरा जो है वो देखा है। इन 40 दिनों में जो मैंने बात की थी ना एम्पावरमेंट की, तो लोग तो कहते हैं कि चिमटे रहो जी, मैं इस कुर्सी पे बैठा रहूं, कोई बंदा जो है ना कुर्सी को ले लेगा मेरा। तो मैंने ना एम्पावरमेंट दी है, लोगों को एम्पावरमेंट दी है। मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है उसके पीछे फायर हुई है, बहुत बड़ी फायर लगी है होटल में, जिसको टीम ने जो है वो काबू किया है, टीम ने हैंडल किया है। तो मेरा जो एम्पावरमेंट देने का वो जो अंदिया था शुरू में, जिस वक्त आप एम्पावरमेंट देते हो तो आप लाइफ को एंजॉय करते हो, क्योंकि कोई ना कोई बंदा आपकी जगह है जो ले सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी 10 साल काम करने के बाद मैंने अपने ऑनर को जब कहा तो उसको बहुत धचका लगा है कि यार छोड़ के जा रहे हो तो क्या बनेगा। मैंने कहा कुछ भी नहीं बनेगा। कहते क्यों? मैंने कहा इसलिए कि एक बंदा भी अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा, जो बंदे यहाँ पे हैं
और इन बंदों को बस ये आप एम्पावरमेंट दो, और यकीन करो कि मेरे जाने के बाद भी वो होटल वैसे ही फ्लोरिश कर रहा है, उससे अच्छा फ्लोरिश कर रहा है, बिकॉज पीपल आर सेट, टीम इज सेट, और चीजें वैसी चल रही हैं। तो मेरी जो ट्रैवलिंग थी उसकी एक वजह ये भी थी कि माशाल्लाह जो टीम है वो सेट है, और मुझे कोई वो मसला नहीं होता था कि अगर मैं सपोज बाहर भी रहता हूँ। और बिल्कुल आप ठीक कहते हैं कि 365 डेज में मेरे ख्याल में 100 डेज तो कम से कम मैं आ रहता था कि या तो वो मेरी ऑफिशियल ट्रैवलिंग होती थी या फिर वो पर्सनल ट्रैवलिंग रहती थी। और ट्रैवलिंग जो है वो अभी सबसे ज्यादा दुख हो रहा है इस कोरोना का मुझे इस वक्त जो है कि वो ट्रैवलिंग जो है ना वो बिल्कुल रोक दी है। बट वेरी सून आई एम कमिंग, बिकॉज अभी मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी और यूएई एम्बेसी जो है वो कुछ पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन है हर एरिया के अंदर एक एक उन्होंने चूज किया है। तो वी आर कमिंग टू मीट विद डिफरेंट गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, जिसमें आपके वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जुल्फी बुखारी हैं। तो उन्होंने मुझे चूज किया एज एन टूरिज्म हेड। तो इंशाल्लाह सूनर दैट विल मटेरियलाइज। जब वो मटेरियलाइज होता है तो कम से कम एक ट्रैवलिंग आपकी तरफ भी बनती है इंशाल्लाह। तो मैं जरूर आता हूँ इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। वैसे मैं एक कमेंट करूंगा कि इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबसूरती ये भी है कि आप काम तो कर ही रहे होते हैं, आप जॉब भी कर रहे होते हैं, करियर भी डेवलप कर रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको घूमने फिरने का, ट्रैवल करने का बहुत मौका मिलता है। तो आई बेशक थिंक इट्स अ ग्रेट वैल्यू एडेड फीचर इन दिस करियर। अदरवाइज मेरा ख्याल है कोई और ऐसा शोबा शायद ही हो जिसमें आपको इतना ज्यादा एक्सपोजर भी मिले और साथ आप अर्न भी कर रहे हो, करियर भी बना रहे हो। व्हाट डू यू से? No, you're absolutely right. I mean, for us, actually, fortunately, we got a opportunity being in UAE. एक तो वो वीजों का मसला बहुत कम रहता है यहाँ पे, मतलब वीजे जो है ना वो इजी लग जाते हैं, आपके 2-3 साल का पीरियड हो और आपकी पोजीशन अच्छी बन जाए, मतलब कोई भी इवन सुपरवाइजर्स और एचओडीज लेवल के जो लोग हैं उनके कहीं यूएस, कनाडा और शेंजन वीजे जो है वो इतना बड़ा मसला नहीं रहते। दूसरी बात ये है कि यहाँ से जो ट्रैवलिंग है वो बहुत चीप भी है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लोजर बाय एरिया आर्मेनिया जाना चाहते हो, अजरबैजान जाना चाहते हो, जॉर्जिया जाना चाहते हो, तो पैकेजेस इतने सस्ते हैं। आप यकीन करें कि एक दफा एक ईद पैकेज था व्हेन माय सैलरी वाज अबाउट आई थिंक 4000 दरम तक मेरी सैलरी थी, एंड वी वेंट एक्चुअली विद द फैमिली टू टर्की, एंड यू कैन नॉट इमेजिन जो पैकेज था it was 1500 dirham, with ticket, with hotel accommodation in Istanbul, on full board basis, जो कि नॉर्मली आप वहां बैठे हुए जो है ना वो अवेल नहीं कर सकते पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे ये कि बहुत ज्यादा पैकेजेस जो है वो चार्टर फ्लाइट्स के साथ चलते हैं। तो वो भी एक मौका होता है कि आप जब ग्लोबली निकलते हो तो डिफरेंट जगहों पे, जैसे यूरोप के अंदर आप मे बी 100 यूरो के साथ आप मतलब किसी दूसरी कंट्री में निकल जाते हो और वापस रिटर्न टिकट भी ले लेते हो। तो डिपेंड ऑन विच लोकेशन यू आर, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ट्रैवलिंग, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी इज ऑल कनेक्टेड। और ये बहुत बड़ा एक खूबसूरती है हमारी इंडस्ट्री की कि ट्रैवलिंग जो है वो बहुत इजी है हम लोगों के लिए और काम के साथ साथ है। खास तौर पे अगर आप सेल्स में, जैसे मेरा जो है वो मेजर एरिया सेल्स का है, तो आई ट्रैवल ग्लोबली एक्चुअली टू ग्रैब बिजनेस, क्योंकि हमारी जो मार्केट है वो तो हर तरफ है, वेस्ट यूरोप है, ईस्ट यूरोप है, सीएस मार्केट्स है, जैसे ये सेंट्रल एशिया का एरिया है और रशिया है, जीसीसी कंट्रीज हैं। तो एब्सोल्युटली यू आर राइट, दैट्स ट्रू। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैंने ये देखा है कि यहाँ लैंग्वेजेस की बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी मल्टीलिंगुअल होना इज अ ग्रेट ब्लेसिंग, क्योंकि अक्सर एम्प्लॉयर से जब मेरी भी बात होती है तो वो पूछते हैं कि इंग्लिश के अलावा और कौन सी लैंग्वेजेस बच्चों को आती है, क्या वो जर्मन जानते हैं, क्या रशियन आती है उनको, फ्रेंच, अरेबिक और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के हवाले से पूछते हैं। तो इस पे ज़रा गाइड कीजिए बच्चों को कि मल्टीलिंगुअल होना, यानी अदर देन वन इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज़ इंग्लिश, उसके अलावा अगर आपको 2, 3 या 4 लैंग्वेजेस और भी आती हों तो उसका आपको करियर में क्या बेनिफिट हो सकता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में? बाबर साहब, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो बहुत जरूरी जो है वो इंग्लिश है, नंबर 1 जो है, मतलब ये तो बहुत ही जरूरी है। मतलब उसको आप जितना भी इम्प्रूव कर सकते हो उतना कम है, क्योंकि मसला ये कि आपने फॉर एग्जांपल एक लेवल है, मतलब आप एक लेवल पे आते हो, फिर दूसरे फिर तीसरे पे जाते हो, जब आप एडमिन पे आ जाते हो फॉर एग्जांपल या मैनेजर पोजीशन पे आ जाते हो, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती है कि हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद ऑनर, और मैनेजमेंट कंपनी के साथ आपको डेली जो है कम्युनिकेशन करनी होती है, आपको अपने स्टाफ के साथ करनी होती है। फॉर एग्जांपल मेरी कम्युनिकेशन जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो कि सारे ही डिफरेंट नेशनलिटी के, कोई जर्मन है, कोई इटालियन है,
तो यहाँ पे हम एक जो लैंग्वेज है वो कॉमन जो वो इंग्लिश है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी जो है वो इंग्लिश है, उसकी कमेंट तो मतलब आपकी बहुत ही जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो बाकी लैंग्वेजेस हैं उसका नो डाउट कि आपको फायदा तो है, मतलब कि आप अगर फॉर एग्जांपल फ्रंट डेस्क के काम कर रहे हो और आपके पास 2 लैंग्वेजेस हैं तो आपको अल्टीमेटली बेनिफिट हो जाता है कि आपके चांसेस जॉब लेने के ज्यादा हो जाते हैं कंपेयर टू अदर पर्सन। फिर ये कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जो है ना वो 2 शब्द आ जाते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल जर्मन भी जानते हो या इटालियन भी जानते हो तो यू कैन कम्युनिकेट विद अनदर इटालियन आल्सो और अनदर जर्मन आल्सो। तो वो मतलब अच्छा है, बट माई फोकस मोर विल रिमेन विद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कि आपका जो बहुत जरूरी है, जो लैकिंग पार्ट है, जो मैं अभी कितने अरसे से ये फील कर रहा हूँ और बजाते खुद जब मैं भी आया हूँ तो मैं भी लैक करता था किसी हद तक। तो ये चीज हमारी जो ना वहां पे बैठे हुए आप इंप्रूव कर लोगे तो बहुत अच्छा है। उसकी वजह ये है कि बच्चों जब आप यहाँ आते हो और आप कम्युनिकेट करते हो, आपका एक्सेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, तो फिर क्या होता है कि फिर वो उसमें आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। देखिए अभी फ्लो आ रहा है क्योंकि उर्दू मादरी जबान है, तो जो मैं बात कर रहा हूँ वो मुझे कोई मतलब लिखी हुई नहीं करनी पड़ रही, वो मतलब दिमाग से और दिल से जो बातें आ रही है आप फ्लो के साथ कर रहे हो। और यही फ्लो आपका जो है ना इंग्लिश में बहुत जरूरी है कि आपका मतलब जो जो आपका कम्युनिकेशन लेवल है वो उसको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। तो मेरा जहां तक ख्याल है बाबर के जो पाकिस्तान से आने वाले लोग हैं उनके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो इंग्लिश को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है, और जितना इसको कर सकते हैं आप करें। और इसका जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक क्लासेस के साथ कर सकते हैं, आप बुक्स रीडिंग का जो है ना वो अप्लाई, चाहे भले वो ऑनलाइन हो, आप मूवीज देखें इंग्लिश, आपकी जो आपस में कम्युनिकेशन है आप अपनी इंग्लिश में करें, आप क्लासेस के अंदर कंपलसरी कर दें। अगर आप फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश की आपकी इंप्रूव हो जाती है तो आई थिंक दिस इज मोर देन एनफ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इफ्तिखार भाई, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया जिस पर आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है खासतौर पर यूएई में, और वो है ग्रीन हॉस्पिटैलिटी एंड ग्रीन टूरिज्म पर। यू हैव वर्कड अ लॉट माशाल्लाह, आपने बहुत से रिकॉर्ड्स कायम किए, बहुत से अवार्ड्स आपने विन किए। तो जरा इनसाइट थोड़ा प्रोवाइड कीजिए कि व्हाट इज दिस ग्रीन हॉस्पिटैलिटी, हाउ डिड यू वर्क ऑन इट, और ये क्या कंट्रीब्यूशन था जो इतनी बड़ी रिकॉग्निशन माशाल्लाह आपको वहां पर मिली है इस एरिया में। बाबर जिस वक्त मैंने शुरू किया था, जो मैंने आपको बताया कि रमादा अजमान के अंदर जब फर्स्ट ईयर में 6 मिलियन अचीव किया है, तो जब मैं मतलब मैनेजमेंट में आया हूँ और ऑपरेशन में आया हूँ, बेसिकली मेरा जो काम था वो सेल्स का था। तो जब मैं ऑपरेशन में आया हूँ, जब मुझे उन्होंने जीएम बना दिया, तो फिर मेरा जो है वो दिन भर ये रहता था कि मैं प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए 2 चीजें थी कि मतलब एक साइड पे तो आप रेवेन्यू इंप्रूव करो, भले वो आपका एवरेज रेट ज्यादा हो जाए, आप ज्यादा सेलिंग करो, आप बैंकुटिंग में, फूड एंड बेवरेज में आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो तो आपका प्रॉफिट होता है। तो दूसरा ये कि ये जो नीचे वाला एरिया है ये एक्सपेंस का है, तो आपका जो एक्सपेंस है वो अगर वहीं खड़ा है या अगर इंक्रीज हो रहा है और आप ऊपर जा भी रहे हो तो कुछ फायदा नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल इसको स्ट्रेस करते हो और इसको स्ट्रेस करते हो, जो बीच का एरिया ही आपका प्रॉफिट है। तो मैंने ये देखा है कि जो आपके एक्सपेंस हैं आपने उनको भी कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे वेस्टेज थी और बहुत ज्यादा वेस्टेज थी। फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, वाटर जो है, वो बहुत ज्यादा जो वेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल चीजें थी कि आप फॉर एग्जाम्पल शेव बना रहे हो और पानी जो है आपका वेस्ट हो रहा है, और सोचिए कि अगर 670 स्टाफ है, हर बंदा जो है वो सुबह आता है, वो शेव कर रहा है और उसने जनाब जी ब्रश किया और पानी जो है वो वेस्ट हो रहा है, तो इमेजिन ईच पर्सन हाउ मच ही इज डूइंग वेस्टिंग। उसी तरह से जो रूम जो जो ऑक्युपाइड नहीं है उनमें एसी चल रहा है, तो वो आपकी जो है वो कंजम्पशन जारी है और वो प्योरली वेस्ट है। उसी तरीके से ये कि आपका बहुत सारा लिनन का एरिया था, सोप का एरिया था, मतलब जो कि अननेसेसरी वेस्ट हो रहा था। फूड का बहुत ज्यादा जो एरिया था वो आपका जो वेस्ट हो रहा था। तो मैंने जो अपना जेन में सोचा था कि मैं किस तरीके से कमर्शियल ऑब्जेक्टिव गेन कर सकता हूँ कि जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं वेस्ट के हवाले से उसको रिड्यूस करूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे किचन के अंदर से कितना वेस्ट जा रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं था, या टोटल मेरे होटल से वेस्ट कितना लैंडफिल पे जा रहा है, क्योंकि आपका जितना भी वेस्ट आपका कूड़ा करकट है वो घरों के बाहर आप फेंकते हो, तो आप सोचो कि जाता किधर है, कोई बंदा आता है उठा के जाता है, वो लैंडफिल पे जाता है। और लैंडफिल जाके देखो तो वो माउंटेन है, यानी हमारा जो अजमान का एमिरेट्स है ये सबसे छोटी एमिरेट्स है, और इसके अंदर तकरीबन कोई डेली जो है 600 टन वेस्ट जो है वो उस लैंडफिल पे जाता है। तो उस लैंडफिल के अंदर मैं भी गया हूँ, छोटा जो मेरा बेटा सारे में उसको भी मैं लेके गया हूँ, जाके दिखाया कि यार देखो कि ये जो माउंटेन बना हुआ है, ये सारा जो जो हम कूड़ा करकट फेंकते हैं वो यहाँ पे आता है। तो फिर क्या हुआ कि जब हमने पहली दफा वेट किया था अपना जो वेस्ट का,
तो रमादा अजमान से डेली 950 किलोग्राम वेस्ट जो निकल रहा था, 950 किलोग्राम पर डे। और यही क्वेश्चन जिस वक्त मैंने शेफ से किया या हाउसकीपिंग के लोगों से किया, किसी ने 200 बताया, 300 किलोग्राम बताया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट 1 टन कंट्रीब्यूशन वॉज फ्रॉम ओनली 1 प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारे पास आउटसाइड कैटरिंग जा रही है, बैंक्वेटिंग हॉल है। तो 60% जो वेस्ट था वो बाबर भाई किचन से निकल रहा था, 40% जो है आपका बाकी वेस्ट था। तो इस वेस्ट के लिए हम कितना पे कर रहे थे पर एनम? इट वाज अबाउट 389,000 दरम, कि जो बंदा वेस्ट कलेक्टर आ रहा है। तो फिर मैंने वेस्ट के लिए जो है कंपोस्ट मशीन जो है वो अनाउंस करवाई, दैट वाज द फर्स्ट कंपोस्ट मशीन इन द मिडिल ईस्ट। उस मशीन के साथ 90% जो वेस्ट है हमने डाइवर्ट किया लैंडफिल के साथ। फिर एक वहाँ पे हमने अर्बन फार्म बनाया जहाँ पे वेजिटेबल वगैरह ग्रो किए हैं। बहुत सारा लिनन जो हमारा अननेसेसरी जो है हम डिस्कार्ड करते थे, उस सबको स्टिच किया, उसको सारा जो है वो हमने, क्योंकि आप खुद सोचे कि 600 रूम है, तो हर साल के अंदर कितना वो वेस्ट हो रहा है कि ये आपका डिस्कार्डेड लिनन है जिसमें पिलोज हैं, पिलो कवर्स हैं, बेडशीट्स हैं, वो सारी फेंक दी जाती थी। उन सबको रीस्टिच करके हम लोगों ने अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर भेजा। जो सोप होटल से आप देखें एक दिन के लिए आए, आपने सोप यूज किया है एंड सोप इज डिस्कार्डेड, वही सोप स्टीरिलाइज करके हम लोगों ने अफ्रीकन स्कूलों के अंदर भेजा। तो मतलब ऑल दीज थिंग्स वर एक्चुअली नॉट इन रूटीन एट ऑल। लेकिन अब वो ये कि आपकी नॉर्म बन गई है, तो उसके अंदर क्या हुआ है कि एक तो आपकी जो एक्सपेंसेस वो रिड्यूस हुए हैं, आपकी टीम बिल्डिंग हुई है, और आपका नाम इतना अच्छा हुआ है कि मेरा जो लास्ट कंपटीशन था वो दैट वाज विद दुबई म्युनिसिपैलिटी, एमिरेट्स एयरलाइन, दुबई एयरपोर्ट, एमआर ग्रुप, एक तो एमआर हॉस्पिटैलिटी है, एमआर ग्रुप और फार्मे के साथ था। और मैंने उन सबको बीट करके गल्फ सस्टेनेबिलिटी के अंदर जो है वो ग्रीन अवार्ड लिया है। मतलब दुबई म्युनिसिपैलिटी को हराना, आई मीन इमेजिन इट्स दुबई म्युनिसिपैलिटी और एमिरेट्स एयरलाइन को जो है आपने बीट करना, इट्स नॉट एन इजी टास्क एट ऑल, बट हाउ वी वर एबल टू डिफीट। क्योंकि एक होटल जो कि ब्लैक बिल्डिंग है, आप सोचो कि वो कैसे ग्रीन हो सकता है, कि पूरी बिल्डिंग ही ब्लैक है, और ये गर्म मुल्क है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब करता है, और आपकी हीट जो है एब्जॉर्ब होने के साथ साथ आपका एसी की कंजम्पशन ज्यादा है। और हमारे पास 1200 इंडिविजुअल एसीज थे, जो कंजम्पशन जो है वो बाकी सारे होटलों से ज्यादा थी। लेकिन आज वो होटल जो है न सिर्फ ये कि एक अवार्ड है, बट वर्ल्ड वाइड जो है, लास्ट जो मेरी अवार्ड था वो लॉस वेगस के अंदर था, जिसमें 6500 हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग थे, मेनली ऑनर्स इन मैंडेले बे, और उसमें भी रमादा अजमान ने जो ग्रीन अवार्ड जो है ना वो विन किया है। तो उसकी वजह ये थी कि हम लोग डेडिकेटेड थे। हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोगों ने एक रियल, नॉट ओनली फॉर पीयर पर्पस, बट रियली सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ काम करना है। और उसके साथ साथ फिर आपको अवार्ड्स भी मिलते हैं, आपका वो बेनिफिट भी होता है, क्योंकि वो 6 बिलियन से जो हमारा प्रॉफिट राइज हुआ है उसके अल्टीमेटली बेनिफिट्स भी हमने गेन किए। तो वन साइड कमर्शियल ऑब्जेक्टिव, अनदर साइड you are a responsible hospitality employee because you are taking part to save the planet actually. ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका इफ्तिखार भाई, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे ये बताइए कि चूंकि आपने जैसे शुरू में ही बताया कि नेशनैलिटीज की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है यूएई के अंदर, और इस इतनी बड़ी डाइवर्सिटी में काम करने के लिए, इफेक्टिवली अपने आप को जेल इन करने के लिए क्या जरूरी है आपके लिए सीखना? क्योंकि दिस इज वेरी डिफिकल्ट, आई थिंक इट्स अ बिग चैलेंज कि वहां पर हर तरह के मुख्तलिफ नेशनल 200 से ज्यादा नेशनैलिटीज हैं। तो व्हाट डू यू सजेस्ट टू दीज यंग पीपल टू लर्न एंड टू बिकम अ पार्ट ऑफ सच अ ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ नेशनैलिटीज? देखिए बाबर भाई, दिस इज फैक्ट कि अगर ओवरऑल आप यूएई के अंदर देखो तो मेरे ख्याल में आपको पाकिस्तानी तो बहुत गिने चुने ही जनरल मैनेजर्स मिलेंगे। मतलब आपको बाकी नेशनैलिटी के लोग टॉप पोजीशंस में मिलेंगे, उसमें आपको पाकिस्तानी बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। उसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट बेसिस पे आप आके देखो तो उसमें भी बहुत ज्यादा आपको लोग नहीं मिलते। उसकी एक वजह ये भी थी कि आपने जो स्टार्ट लिया है वो भी मेरे ख्याल में थोड़ा लेट लिया है, और अभी ये है कि जिस तरीके से ग्रोथ आ रही है तो आने वाले 5-6 सालों में ये बच्चे जिस वक्त आके ज्वाइन करते हैं तो इसके बाद ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट पोजीशंस में इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगे। तो आप अभी भी देखें तो आपके बहुत सारी जो लोग हैं, इवन हमारे होटल्स के अंदर भी
उन लोगों ने एक्सेल की है, जिसमें से एक मिसाल जो है वो अवैस की है, मतलब ही इज वन ऑफ द स्टार एक्चुअली इन रमादा। ऑलवेज यूज्ड टू से कि गौतम ने हमें जो वो अवैस दिया वो इट्स वन ऑफ द बेस्ट गाय, यू नो। आज भी बुकिंग पे देखो तो मैक्सिमम उसकी जो वो चर्चे होते हैं। तो जहां तक कंपटीशन का है तो नो डाउट कि कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है। मतलब इसमें ये कि आपके पास ईस्ट यूरोपियन है, वेस्ट यूरोपियन है, अरब्स हैं। अरब्स को एक एज ये होता है कि वो बाइलिंगुअल होते हैं, उनको एक अरबी भी आती है और इंग्लिश भी आती है, जबकि हमारे पास सिर्फ एक ही लैंग्वेज होती है और वो हमारे पास इंग्लिश है। बिकॉज उर्दू जो है वो तो डेफिनेटली लोकली यहाँ पे बोली जाती है, बट उसको इतना ज्यादा काउंट नहीं किया जाता। तो इसलिए ये कि जब ये सारी रेस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर हैं कि मतलब हमारा कंपटीशन उन लोगों के साथ है कि बाज़ औक़ात उन लोगों को बेनिफिट नेशनलिटी बेसिस पे भी हो जाता है, बट नॉट ऑन वास्ट लेवल, बट दिस इज फैक्ट आल्सो कि सम टाइम उनको नेशनलिटी बेसिस पे मिल जाता है। बिकॉज मोस्टली होटल्स के अंदर अगर जर्मन गेस्ट आते हैं तो उनको जर्मन स्पीकिंग चाहिए होते हैं, या अगर फॉर एग्जांपल वेस्ट यूरोप के आते हैं तो वो दे प्रेफर टू गेट एक्चुअली द वेस्ट यूरोपियन एक्चुअली, स्पेशली ऑन फ्रंट डेस्क। लेकिन डिस्पाइट दैट यू नो, अगर फॉर एग्जांपल आप अपने काम में माहिर हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कुलिनरी स्टाफ है, फॉर एग्जांपल इफ दे आर रियली बेस्ट, आई गिव वन एग्जांपल कि हमारे होटल के अंदर इस वक्त एक लड़का आसिफ है, ही इज फ्रॉम पाकिस्तान। और जिस वक्त ओरिएंटल फूड की बात आती है, जिस वक्त फॉर एग्जांपल शेख जो हमारे ऑनर्स हैं, शेख फैसल अल कासमी और शेख मोहम्मद अल कासमी, उन लोगों को जब सर्विस दी जाती है तो आसिफ को चुना जाता है, किसी अरबी शेफ को नहीं चुना जाता। कैन यू इमेजिन? आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन आई केम हियर, क्योंकि इस बच्चे को मैंने पीसी लाहौर से मैं लेके आया था वेरोना रिजॉर्ट के अंदर। तो जब मैं आके यहाँ मिला तो वो आसिफ आके मुझे मिला, तो मैंने कहा आसिफ तुम्हें तो दाल भी बनानी नहीं आती थी यार जब तुम शुरू में आए थे, तो अभी ये शेफ क्या बोलता है कि जिस वक्त भी कोई वीवीआईपी फंक्शन हो तो उसके लिए आ सको। तो उसने कहा सर मैंने दिन रात एक कर दी है, मैंने इनसे सीखा है, और जो ओरिएंटल पार्ट है, अब कोई बंदा सीरियन भी आ जाए, लेबनीज भी आ जाए, ही कैन नॉट कम्पीट मी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल जिस एरिया में है, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा है कि आपका एक विजन होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हो, तो उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल आप शुरू से काम करते हो, आपका कम्युनिकेशन सेट है, आप इंटरव्यू के लिए आके बैठते हो, तो यू कैन डेफिनेटली बीट सो मेनी पीपल। जैसे मैंने आपको अपनी मिसाल दी है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा जो इंटरव्यू था वो एक फ्रेंच के सामने था, और मेरा एक विजन था और मैंने उसके ऊपर काम किया। तो अगर आप दयानतदारी के साथ काम करेंगे, अपना वहाँ प्रॉपर तरीके से जो आपकी क्लासेस हैं उनको अटेंड करें, उसके ऊपर काम करें, उसके ऊपर रिसर्च करें, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें, ये बहुत जरूरी है कि जिस वक्त आप आते हो तो सिर्फ ये नहीं कि आपको काम कितना आता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। और बाबर भाई आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस वक्त आप इंटरव्यू पर आते हो तो आपकी अपीयरेंस बहुत जरूरी है, आपकी अपीयरेंस बहुत जरूरी है, आपकी कम्युनिकेशन, क्योंकि आपने बैठना है और आपने बोलना है, उसके बाद बाकी आपने बताना है कि जी आपको आता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी अपीयरेंस है, उस अपीयरेंस की बेसिस पे आपको जो है लिए जाता है। तो वो बहुत जरूरी है कि आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, क्योंकि हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भले वो बैक ऑफ द हाउस क्यों ना हो, ये नहीं कि स्पेशल फ्रंट ऑफ द हाउस, बैक ऑफ द हाउस लोगों को भी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना है। हमारा हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइजीन पार्ट जो है, आपकी पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीजें बाबर भाई बहुत काउंट करती हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल जो एचआर से रिलेटेड और स्पेशली आप एचआर बैकग्राउंड से हैं, तो इसलिए ये कि ये सारी चीजें जो है ना बच्चों के अंदर इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। जब वो तैयार होके आएंगे तो आई एम श्योर कि वो दे कैन कम्पीट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इफ्तिखार भाई ये बताइए कि इसमें हॉस्पिटैलिटी में तो बहुत से शोबे हैं, फॉर एग्जांपल फूड एंड बेवरेज, एक होटल के अंदर देखें ना कितने डिपार्टमेंट्स हैं, फूड एंड बेवरेज है, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, किचन है, सेल्स एंड मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, पब्लिक रिलेशंस, इवेंट मैनेजमेंट, तो मुख्तलिफ से डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं इसमें। तो आप जरा ये बताइए कि किस शोबा का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, या कैसे लोगों को चूज करना चाहिए कि वो किस शोबे में जाएं, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे गाइड करेंगे आप इनको? देखिए बाबर भाई, ओवरऑल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म जो है तो इसमें मतलब टूरिज्म इज मोस्टली एक्टिविटीज, एंटरटेनमेंट उसमें आ जाता है। जो हॉस्पिटैलिटी के अंदर आपकी अकोमोडेशन है, आपका आपने बोला फूड एंड बेवरेज है, बैंक्वेटिंग है, और फूड एंड बेवरेज है तो बहुत वास्ट है। अब डिपेंड करता है कि आपका अपना पैशन क्या है, ये बहुत जरूरी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो पैशन था वो मोस्टली था कि मैं वकील बनूं, मुझे बोलने का ज्यादा था, स्पीकर बनूं, मतलब बिकॉज आई केम फ्रॉम अ बैकग्राउंड के मेरे वालिद जो है वो पॉलिटिशियन थे। अच्छा। तो उनको देखते देखते एक आइडियल जो है ना वो ज़हन में होता था कि हमेशा जनाब जी स्पीच करते हैं, या मतलब
हाउस अरेस्ट हो जाते हैं या फॉर एग्जाम्पल जेलों में चले जाते हैं, और उनका वो जो पैशन था 80s में जब देखा, तो वो फिर उसी हवाले से मेरे वो आइडियल थे, तो मेरे अंदर जो चीजें थी वो बन चुकी थी कि मुझे वो करना है। तो इसलिए जब मैं इसी लाहौर में आया तो फिर मैंने आके यूनियन बनाई, और आई वाज मोर इनटू पॉलिटिक्स एट दैट टाइम। तो आपका अपना बहुत जरूरी है कि एक बंदा फॉर एग्जाम्पल अगर उसका किचन के अंदर शौक है, उसको है कि यार मुझे कुछ चीज बनानी है, मतलब कुछ अपने आप को शेफ बनाना है, तो वो उसका पैशन वो है। उसी तरीके से कुछ बच्चे जो हैं वो अपने आप को मैनेजमेंट में लाना चाहते हैं। तो ये डिपेंड ऑन पर्सनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा जो है, मैं उसको कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि बेटा आप ऐसा बनो। तो मेरा मतलब वो बेटा है, तो उसको मतलब आई ऑलवेज आस्क व्हाट यू वांट टू बी, बिकॉज उसके अंदर जो कुछ बनने का शौक है, मतलब ही वांटेड टू बी लाइक रियली आर्टिस्ट, और उसको मतलब ज्यादा वो शौक है। तो जो उसके अंदर ये चीज बचपन से है वो कल बेहतर बन सकता है। तो आई थिंक ये आप ये बच्चों के ऊपर छोड़े, उनको रिसर्च करने दें कि व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू चूज, बिकॉज बहुत बड़ी है। फूड एंड बेवरेज इटसेल्फ हैज अ वास्ट एरिया, मतलब फूड एंड बेवरेज में सर्विस है, और फिर उसके बाद आपका कुलिनरी आ जाता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और सर्विस डिपार्टमेंट है। आप सर्विस में जाना चाहते हो तो आपके पास बहुत वास्ट एरिया है, क्योंकि सर्विस में फिर फूड एंड बेवरेज में आप फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर तक जा सकते हो। उसी तरह का ये कि उसके अंडर फिर बैंक्वेटिंग है, फिर माइस है, तो मतलब एक सर्विस एरिया में भी एक लंबी लिस्ट है। उसी तरीके से अगर आप किचन में आते हो तो किचन के अंदर भी बहुत वास्ट एरिया है, जिसके अंदर आपके डिफरेंट किस्म के कुजीन्स हैं। आप मतलब यू नेम इट, मतलब आप उसमें इंप्रूव करना चाहो तो आपकी सारी जिंदगी लग जाएगी। उसी तरीके से अगर आप सेल्स में आना चाहते हो, मैनेजमेंट में आना चाहते हो, एचआर में, तो इट्स डिफरेंट एरियाज। बट आई थिंक दैट वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग विच आई रियली वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, कि जहां पे विजन जॉब का है ना, वहां पे एक ना एक विजन बच्चों को ये भी रखना चाहिए कि कल ना कल वो कुछ ना कुछ अपना भी शुरू करना चाहिए उनको। मतलब आप अपना एक विजन ये भी रखें कि आप कुछ चीज स्टार्ट करना चाहते हो। और उसकी एक मिसाल मेरे पास है। जब हम लोग कोरल बीच में काम करते थे, जब मैं रिजर्वेशन क्लर्क था और मैं जीएम बनना चाहता था, उसी वक्त में एक और वेटर मेरे साथ पाकिस्तानी था। वो मुझे कहता था कि मुझे तो यार बिजनेस करना है यहाँ पे। तो मैंने कहा छोड़ यार, 1200 दरम तुम्हारी तनख्वाह है और तुम बिजनेस करोगे, क्या बिजनेस करोगे? तो क्या हुआ कि उसने मे बी विद इन 2 years टाइम उसने वो जॉब छोड़ दी, और उसको देखा तो उसने एक ग्रोसरी शॉप बना ली उस वक्त में। इट्स आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 2003, यू नो। ग्रोसरी शॉप उसकी फेल हो गई। उसके बाद एक ने छोटा सा विलेज रेस्टोरेंट के नाम से उसने शुरू किया, वो फेल हो गया। फिर उसके बाद उसने, बिकॉज उसके पास मैनेजमेंट स्किल नहीं थे। अभी ये देखो ना, ये एक खूबी है जो आपके पास है बच्चों, कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो वेटर था, उसके पास मैनेजमेंट स्किल नहीं थे, उसको पता नहीं था कि मेरी कॉस्ट क्या है। ये सारी चीजें आपकी प्लस पॉइंट है जो अभी आप सीख रहे हो, जो मैंने भी नहीं सीखी थी और उसने भी नहीं सीखी थी। लेकिन आपको ये अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने दी है कि आप कम से कम क्लासेस अटेंड कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप लर्न कर रहे हो। तो वो उसमें भी फेल हो गया। उसने थर्ड अटेम्प्ट की कि उसने ना वाटर टैंकर ले ली। यहाँ पे बहुत कंस्ट्रक्शन चल रही थी उस वक्त यूएई के अंदर, उसने वाटर टैंकर लिए। दोस्तों आज वही बंदा जो है, अरशद जो है, वो बंदा, जिस वक्त मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो मेरे पास एक ड्राइवर, एक गाड़ी उसकी तरफ से साइन होती है कि मैं जिधर भी जाऊँ वो मेरे लिए रखता है। अकोमोडेशन 2 हैं, बैरियर टाउन के अंदर ठहरना चाहता हूँ, पिंडी में एक अलग अकोमोडेशन है। उसकी जनाब जी एक बहुत बड़ा फार्म हाउस उसने बनाया है अपने गाँव के अंदर। यहाँ पे उसने एक पूरी बिल्डिंग ले ली हुई। ये वही बंदा है जो वेटर था बच्चों। कह रहा हूं ना कि विजन बहुत जरूरी है। मैंने उसे कहा था कि 1200 तेरी तनख्वाह है और तुम क्या बनोगे? तो इफ आई कंपेयर माई सेल्फ इवन till today, I repent that why I did not thought at that time same like Arshad to be a owner one day. मैंने कहा कि जी मैंने किसी के लिए काम करना है और मैंने जीएम बनना है। तो वही अरशद आज माशाल्लाह उसके पास यहाँ पे भी उसकी बहुत जबरदस्त है, और प्रॉपर्टीज यहाँ दुबई के अंदर उसने ली हुई है। 1200 बंदे का सैलरी वाला बंदा जो है वो आज एंजॉय कर रहा है, उसकी फैमिली एंजॉय कर रही है, ट्रैवलिंग हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। और उसकी वजह यह है कि उसका एक विजन था जो उस वक्त उसने कहा था कि मैंने अपना काम शुरू करना है। तो मसला ये कि इसमें कोई बुराई नहीं है बेटा कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने टाई पहनी हुई है, आपने कोट पहना हुआ है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको मौका मिलता है कि इफ यू वांट टू स्टार्ट अ फूड चेन, और आप विजन ये रखो कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ये फूड चेन जो है स्टार्ट करनी है XYZ से, आप उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल आज जब बैठे हो तो आज से ब्रांडिंग शुरू कर दो। आज ही मार्केटिंग कंपनी से आप कॉन्टेक्ट करो, आप अपनी ब्रांडिंग शुरू कर दो, अपना लोगो बनाओ, उसको रजिस्ट्रेशन शुरू कर दो। जिस वक्त आप बाहर आते हो तो आप एक छोटा सा खोखा भी खोलोगे। आई कैन टेल यू गाइस कि अगर आपका विजन वो है तो कल आपकी पाकिस्तान के हर शहर के अंदर जो है एक एक ब्रांच होगी। इसी तरीके से एक और मिसाल देता हूँ
कि मेरी एक मुलाकात हुई है अपना पाकिस्तानी से। ही यूज्ड टू वर्क, वो पाकिस्तान से फ्रांस गए, एंड ही यूज्ड टू वर्क इन अ वेरी स्मॉल रेस्टोरेंट। और उस रेस्टोरेंट के अंदर जो है उसका चॉपिंग का काम था, कि वो बंदा जो है वो चॉपिंग करता था, और वहाँ पे पोर्क भी था, वहाँ पे हलाल फूड भी नहीं था। तो उस बंदे ने जब वहाँ काम किया तो जो ऑनर थे वो काफी ओल्ड हो गए थे, तो उन्होंने उसको कहा कि यार तुम हमारे पास काम करते हो और कुकिंग हम खुद कर रहे होते हैं दोनों मियाँ बीवी, व्हाई डोंट यू टेक दिस जॉब। तो उसने कहा मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं करूँ। उसने कहा ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा करके हमें देते रहो, तो आप अपना ये काम शुरू करो, तो वी वांट टू, बिकॉज यू आर वेरी लॉयल टू अस, तो आप ये काम शुरू कर दो। उस बंदे ने वो काम शुरू कर दिया, लेकिन उसने कहा एक शर्त है कि मैं इसके ऊपर जो है ना वो हलाल फूड करूंगा, हलाल चिकन का नाम से मैं अपनी वो चेन शुरू करूंगा। तो उन्होंने कहा हमें कोई मसला नहीं, आप जो भी शुरू करना चाहते हो। तो उस बंदे ने हलाल चिकन के नाम से शुरू कर दिया। आप इमेजिन करें, जिस वक्त मेरी उससे मुलाकात हुई है तो वो मुझे आके उसने कांटेक्ट किया है कि उसकी फ्रेंच कॉन्सुलेट के साथ मीटिंग है, और किसी पाकिस्तानी रेफरेंस के साथ मुझे मिला है कि मुझे आपकी असिस्टेंस चाहिए, क्योंकि मैं पेरिस के अंदर, पेरिस के क्लोज एक 5 स्टार होटल जो है वो बनाने जा रहा हूँ, और यहाँ पे जो है मेरी उनसे मीटिंग है, तो मुझे आपकी असिस्टेंस चाहिए। तो जब मैं उसके साथ मिला हूँ तो मुझे नहीं पता था उनका बैकग्राउंड, उनका बैकग्राउंड तो ये शुरू हुआ। तो जब हम बैठे और मेरे से उसने शुरू किया कि ये आपने कैसे शुरू किया, और जब उसने मुझे बताया ही हैज 100 हलाल चिकन शॉप इन ऑल यूरोप, मतलब नेम इट, जो भी आप सिटी का नाम लेते हो वो कहते हैं जी मेरी फ्रेंचाइज वहां पे, मेरी अपनी शॉप वहां पे। वो बंदा जिसने एक शॉपिंग से काम शुरू किया था, उस बंदे ने एक छोटी सी शॉप बनाई, कोई स्टडी नहीं है, कोई एक्सपोजर नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं थी, लैंग्वेज भी जाके फ्रेंच उसने वहां सीखी है। आज वो बंदा जो है वो 5 स्टार होटल जो है वो बिल्ड कर रहा है। तो इसलिए ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप विजन एक अपने जेन में रखेंगे, तो आपने वो एंटरप्रेन्योर वाला भी एक माइंड में जरूर रखना है। सारी जिंदगी आपने ये नहीं करना कि मैंने जॉब ही करनी है। और ये बाबर बहुत जरूरी है कि ये चीज जब आपके लेक्चर्स जाते हैं तो बच्चों के अंदर ये पैदा जरूर करें यार कि कल कला को उन्होंने वो चीज कुछ अपनी भी शुरू करनी है। और फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर तो बहुत ज्यादा स्किल्स होंगे, क्योंकि एक बंदा, जिस बंदे की कोई बेस ही नहीं है, और वो केस स्टडीज में आपको शेयर कर रहा हूँ, और आप तो माशाल्लाह पढ़ रहे हो, आपके पास एक नॉलेज थ्योरेटिकल भी है, जो प्रैक्टिकल जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट टू कीप दिस इन योर माइंड कि सिर्फ जॉब ही नहीं करनी है, कल कल को हमने कुछ अपना भी शुरू करना है। अच्छा इफ्तिखार भी एक चीज बताइए कि आप तो चूंकि पूरी दुनिया माशाल्लाह घूमते रहते हैं और सर्विस स्टैंडर्ड्स का एक कंपैरिजन भी आपके ज़हन में होगा, आपने ईस्ट भी देखा है, वेस्ट भी देखा है, यूरोप साइड पर भी आप ट्रैवल करते रहते हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान से अगर आप कंपेयर करें तो इंटरनेशनली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सर्विस स्टैंडर्ड्स का कोई फर्क है? अगर है तो कहाँ पर फर्क है ये? वहां पर बहुत लैग करते हैं यार। उसकी वजह ये है कि मैं जाके स्टे करता हूँ होटल्स में, और बड़े होटल्स में भी मैं स्टे किया, आपके मतलब जितने भी, आई डोंट वांट टू नेम, बट जो भी 5 स्टार होटल्स हैं उनमें भी स्टे किया है, और वेस्ट में भी किया है। तो हर जगह की डिफरेंट जो वीकनेसेस हैं। फॉर एग्जांपल वेस्ट में आप चले जाओ तो आपको सर्विस नहीं मिलती है, मतलब आपको नाम बड़ा होगा कि यार ये लंदन है, फॉर एग्जांपल आप लंदन के अंदर स्टे करते हो और अप टू 4 स्टार में अगर काम करते हो तो आपको बिल्कुल सर्विस लेवल का नहीं है, अनटिल कि आप अगर 5 स्टार होटल के अंदर हो तो एक डिफरेंट सीन है। उसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप अमेरिका में चले जाते हो तो वहां पे भी सर्विस बहुत ज्यादा लैक करती है। प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छी अच्छी दिखेंगी, बट मुझे नहीं लगता कि उसमें मतलब लोगों का कोई करियर ग्रोथ है। स्टूडेंट्स हैं, जो लोग आते हैं जो काम करते हैं, वो भी हॉस्पिटैलिटी स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, उनसे वो लोग आके काम करवाते हैं, बट वो सर्विस लेवल नहीं है। मिडल ईस्ट और एशिया साइड पे मैंने सर्विस लेवल बहुत हाई देखा है। फॉर एग्जाम्पल आप सिंगापुर चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, फार ईस्ट की बात थाईलैंड की तरफ चले जाएं, मिडल ईस्ट के अंदर ओवरऑल मैंने देखा है कि बहुत, एक्सेप्ट सऊदी अरेबिया जो कि लैग करता है, बट बाकी सारी जगहों पे दोहा चले जाएं, आप ओमान चले जाएं, या जो भी आ जाए बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के अंदर जो मैंने देखा है कि उसके अंदर मतलब जो लोग हैं वो बहुत अरसे से काम कर रहे हैं और वो वही हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बच्चे हैं, जब ये वहां पे पहुंचते हैं और इन्होंने आके लीडरशिप संभाली तो शायद चीजें चेंज हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सर्विस लेवल है, ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा कमी है। एक वक्त था जिस वक्त मैं पीसी में था तो मुझे याद है कि हमारी मिस रिजवाना इकराम हुआ करती थी, जो
ट्रेनिंग मैनेजर थी, बैक टू बैक हमारी ट्रेनिंग चलती थी और सर्विस लेवल एक डिफरेंट था। लेकिन आज जो है एक फुकदान है, मतलब अगर आप 5 स्टार होटल के अंदर भी चले जाएं तो सिर्फ वही है कि मोनोपोली वाला है कि यार हमारी मोनोपोली है यहाँ पे, क्योंकि चेंज और कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं है। सिटी के अंदर अगर आप कराची जैसे सिटी को देखो और उसके अंदर आप 5 स्टार होटल देखो तो कुछ भी नहीं है। लाहौर के अंदर अगर 5 स्टार होटल देखो तो कितने हैं। तो मोनोपोली की वजह से शायद वो आपको सर्विस नहीं मिलती जो आपको बाकी जगहों पे मिलती है। उसी तरीके से अगर आप फॉर एग्जांपल फूड की क्वालिटी में आ जाते हैं तो उसकी भी कंसिस्टेंसी की बहुत कमी है। और वो लैकिंग मेरे ख्याल में सिर्फ इसलिए भी है कि मेरे ख्याल में कंपटीशन जो है वो लैक करता है। अगर वो कंपटीशन पैदा हो जाए तो फिर डेफिनेटली लोगों के पास चॉइसेस ज्यादा आएंगी, तो मेरे ख्याल में फिर डेफिनेटली इंप्रूव कर लेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। और ये मैंने, अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम पे मैंने स्ट्रेट अवे ये क्वेश्चन जो किया था जितने भी हॉस्पिटैलिटी लीडर थे, इंक्लूडिंग सम ऑनर आल्सो इन कराची, I told openly to all the CEOs of 5-star hotel, because I personally can tell you also the weaknesses in each area, but I don't want to name it. But personally I always used to write them कि यार स्वीट रूम दिया तो इसके अंदर ये मिसिंग पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल रूम है तो वो रेनोवेट नहीं है, मतलब उस होटल ने ROI कितने ऐसे पहले दे दी है, 5 स्टार होटल है, लेकिन उसकी इतनी लैकिंग्स हैं कि मतलब आप यू कैन राइट अ बुक। तो सुबह से शाम जब आप काम करते हो तो आई एम रियली सरप्राइज बाबर कि मैं जिस होटल में काम कर रहा हूँ, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा मतलब बुरा लगेगा मुझे कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो होटल में स्टे कर रहा है वो मुझे बताया कि यार इसकी ये गलती है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यार। तो सुबह से लेकर शाम तक मैं बैठा हूँ 8-9 घंटे यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मेरे पास इस वक्त 400 लोग काम कर रहे हैं। 400 लोगों के होने के बावजूद अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आके मुझे बता दे कि यार ये टीवी और इसके नीचे आपने जो टेबल रखा है ये सेंटर में नहीं है, तो व्हाट इज माई पॉइंट टू बी हियर यार। और फॉर एग्जाम्पल मुझे कह दे कि यार क्लीनिंग नहीं है, मतलब एक इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है कि फॉर एग्जाम्पल आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आपके हाथ में नहीं है, वो ऑनर के हाथ में है। बट आई मीन डे टू डे ऑपरेशन के हिसाब से बहुत सारी वीकनेसेस हैं जो मैंने देखी हैं, और कुछ जो मेरे दोस्त हैं मैं उनसे हमेशा डिस्कस भी करता हूँ। और उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है कि ये बच्चे जो हैं ये जाएं और ये कमान अपने हाथ में लें, तो इंशाल्लाह चीजें बहुत चेंज होंगी। बिकॉज पैशन होगा, फिर इनके अंदर कंपटीशन होगा, इनको आगे निकलने का होगा और चीजों को बहुत चेंज करेंगे इंशाल्लाह। इफ्तिखार भाई ये बताइए कि यूएई में इमर्जिंग सिनारियो क्या है? हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या वही मोमेंटम गेन करेगी जो कोविड से पहले था? बाबर, जब आप कंपेयर करते हो यूएई वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इवन वर्सेस रेस्ट ऑफ अरब कंट्रीज आल्सो, तो उसके अंदर एक चीज बहुत नुमाया है और वो ये है कि जो यहाँ के हुक्मरान है ना, वो अपने कंट्री को एक कंपनी की तरह लेते हैं। मतलब वो नहीं है कि जी आपने एक चीज पास करनी है ब्रेक्सिट के अंदर कि जी हमने अलग होना है, नहीं होना, 2 साल तक जनाब जी शोर मचाओ पार्लियामेंट में, ऐसा नहीं है। उसके अंदर ये है कि शेख साहब उठेंगे सुबह, उन्होंने देखना है कि यार हमारे लिए क्या बेनिफिट है और वो कानून बन जाना है, ये क्या हमारे कंट्री के लिए अच्छा है और वो कानून बन जाना है। फॉर एग्जाम्पल जिस वक्त आपने देखा है कि जी चीजें जो है ना वो बहुत डाउन हो रही हैं लास्ट डाउनफॉल में, तो इट वाज सो इजी फॉर देम टू ओपन वीजा फॉर चाइनीज, टू ओपन वीजा फॉर रशियंस, सेंट्रल एशिया। आप यकीन करें कि हम लोग होटल्स वाले परेशान हो गए थे, हमारी ऑक्यूपेंसी 50 से उठ के 100% ऑक्यूपेंसी चली गई थी विद वन डिसीजन। जब आपको पता चले कि जी आपने एक मुल्क का वीजा ही नहीं लेना, आपने सिर्फ टिकट लेनी है और वो आ जाना। पहले वो टूर ऑपरेटर के जरिए वीजा लेंगे, फिर वो 7 दिन का पैकेज, जब उन्होंने booking.com पे जाना है, बुक करके आना है। एंड हाउ इट हैपन, बिकॉज डिसीजन मेकिंग इज सो क्विक, यू नो, एंड डिसीजन मेकिंग इज ऑलवेज इन फेवर ऑफ देयर कंट्री। तो अभी भी रिसेंट जो डिसीजन उन्होंने लिया है कि जो भी डाउनफॉल के बाद हुआ है, पूरी दुनिया बंद है बट दुबई इज ओपन विद प्रिकॉशंस, मतलब स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस कि हम लोग मास्क के बगैर बाहर रोड पे नहीं जा सकते। मैं नीचे अगर होटल में जा रहा हूँ, मैं मास्क के बगैर नहीं जा सकता। गेस्ट हैं तो वो भी मास्क के बगैर होटल में नहीं फिर सकते। प्रिकॉशंस देयर, दे आर वेरी वेल सेट, बट एट द सेम टाइम उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कंट्री को ओपन किया हुआ है। एवरीथिंग इज ओपन, होटल्स आर ओपन, रेस्टोरेंट्स आर ओपन, रेस्ट्रिक्शंस हैं कि जी 50% ऑक्यूपेंसी हो जाए। तो जिस वक्त डिसीजन जो है ना इतने क्विक होते हैं और ऑनर जो है ना वो लॉयल होता है अपने कंट्री के साथ, तो वो कंट्री कभी भी मार नहीं खाता। सेकेंडली ये है कि ट्रेवल एंड टूरिज्म के हिसाब से यहाँ पे हमारे पास 4 करियर है, नेशनल करियर। एमिरेट्स एयरलाइन है, इत्तेहाद एयरलाइन है, फ्लाई दुबई है, हमारे पास एयर अरेबिया है। तो इसके अलावा यह है कि वी आर वेल कनेक्टेड विद ऑल ओवर द वर्ल्ड।
कि जिस वक्त भी फॉर एग्जाम्पल ये ट्रैवलिंग ओपन होती है तो हमें मतलब इतनी दिक्कत ही नहीं होनी कि हम वेस्ट यूरोप को यहाँ ले सकते हैं। आप यकीन करें, एक डिसीजन जो यूके का और यूई का कॉरिडोर ओपन करने का था दिसंबर के अंदर, होटल्स दे मेड 1000 dirham एवरेज रेट इन दुबई, सिर्फ वन डिसीजन। तो इसलिए ये कि यहाँ पे जो है टूरिज्म वो कभी खत्म नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि ऑनर्स वो बहुत ही ज्यादा लॉयल हैं कंट्री के साथ, और वो कंट्री को रियली एक कंपनी की तरह चला रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो वेल सेट है। कंट्री के अंदर जो होटल्स हैं वो बहुत स्टैंडर्ड के हैं। ओवरऑल जो ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मतलब यू कैन कंपेयर विद एनी अदर कंट्री, तो इसलिए अभी एक्सपो भी करीब आ रही है, तो आई एम श्योर कि द वे दे आर वर्किंग हार्ड टू मेक दिस एक्सपो सक्सेसफुल, आई थिंक देयर इज नो थ्रेट इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म टू यूई। क्योंकि लोगों ने बातें बहुत की हैं पहले भी कि यूई डाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 2008 से मैं सुन रहा हूँ, बट वी आर फ्लोरिशिंग एंड वी विल कंटिन्यू फ्लोरिशिंग इन दिस कंट्री इंशाल्लाह। ये जो एक्सपो है इससे क्या एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता हैं? सी एक्सपो इट्स रियली वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब हमारी ओपनिंग एक्सपो की अक्टूबर में थी, तो उसमें ये कि कोरोना जो है वो कोरोना की वजह से वो मतलब उनको चेंज करना पड़ा, बिकॉज जनवरी फरवरी से ही स्टार्ट हो गया था कोरोना वहाँ पे चाइना के अंदर। मार्च के अंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब मार्च एंड में तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कोरोना फैल गया था। उसकी डर खौफ की वजह से यही था कि यार लोग नहीं आएंगे तो उसको मूव करना पड़ा है अगले साल में। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने जाके देखा है बाबर भाई एक्सपो का, आई विजिटेड लिस्बन, जो वहां पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था इसका एक्सपो का, जो कि गालबन आई थिंक इससे मिलान से पहले हुई थी, फिर मिलान का जाके मैंने चेक किया। आप कंपेयर नहीं कर सकते इन दोनों को बिल्कुल भी दुबई के साथ। दुबई इंफ्रास्ट्रक्चर इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपो, मतलब एक्सपो की हिस्ट्री में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ था। तो अब उसकी कंफर्मेशन सारी हुई थी, लेकिन एक जो बैकलॉग आया है वो डेफिनेटली इसकी वजह से आया है, कोरोना की वजह से, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बट स्टिल आई थिंक कंट्रीज दे आर रेडी एंड मे बी वी विल नॉट मेक द सेम वे जो कि एक एक्सपेक्टेशन थी, बट स्टिल इट विल बी वेरी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। आगे जो वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट इमर्ज होगी, डेफिनेटली जब ये हालात नॉर्मल होंगे, कोविड चला जाएगा, इंडस्ट्री दोबारा वापस आएगी और नए प्रोजेक्ट्स ओपन अप होना शुरू हो जाएंगे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान से इस इंडस्ट्री के लिए वर्कफोर्स के हवाले से क्या अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होंगी? इस पे जरा कमेंट कीजिएगा। देखिए अभी भी मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे होटल्स जो हैं जिनकी ओपनिंग होनी थी यहाँ पे वो ओपनिंग नहीं हुई। तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है। उसकी वजह ये है कि एक तो करंटली बहुत सारे होटल्स जो ऑपरेशन में थे वो भी बंद हैं, तो बिकॉज बिजनेस इतना ज्यादा नहीं था। और दूसरा वो होटल्स जो कि जिनकी ओपनिंग थी लास्ट सितंबर में, प्री कोविड जो वो एक प्रिपरेशन थी, उसको भी कंटिन्यू नहीं कर सके, तो वो होटल्स अभी तक बंद हैं। आप सोचें कि वो सारे होटल जिस तक ओपन होंगे तो उसके लिए वर्कफोर्स तो चाहिए ना, और वो वर्कफोर्स यहाँ पे जो इतनी ज्यादा नहीं है यूएई के अंदर, और उसके लिए डेफिनेटली इन नेबरिंग कंट्री जो है, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो या अरब कंट्रीज हैं, इनकी डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी। और हमारे पास जितनी वर्कफोर्स है यहाँ पे, जैसे आपके कोतम की, तो मेरे ख्याल में तो उसको अगर आप ट्रिपल भी कर देंगे जो इस वक्त आपकी है, तो वो भी मेरे ख्याल में वो कम रहेगी। लेकिन ये कि इसके लिए डेफिनेटली मेरा चूंकि अभी विजिट है अपना पाकिस्तान का, और मुझे मिलना है अपना जुल्फी बुखारी को भी और बाकी जो मिनिस्टर्स हैं, टूरिज्म मिनिस्टर भी, तो डेफिनेटली मैं उनको ये चीज हाईलाइट करूंगा कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और उसके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे भी एक इस पे बात करनी चाहिए, ताकि जो वीजा इश्यूज हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो रिजॉल्व किया जाए, और ये अपॉर्चुनिटीज जो है वो स्टार्ट होने वाली हैं। और इवन हम उसको इतना लंबा नहीं लेके जा सकते, क्योंकि आफ्टर कोविड जो है वो होगा इंशाल्लाह। जैसे ही अक्टूबर में एक्सपो की ओपनिंग होगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस वक्त की खपत बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आप देखें कि हाउसकीपिंग के लिए अगर फॉर एग्जाम्पल आपको एक्सपीरियंस लोग चाहिए, तो हाउसकीपिंग तक के लोग जो है ना वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने जॉब लूज की थी, दे वेंट बैक टू देयर कंट्री। तो अभी यहाँ पे इस वक्त जो है एक बहुत बड़ा खला है इस वक्त भी, करंटली भी। तो क्योंकि होटल रीओपन हो रहे हैं और रीओपनिंग के वक्त वो अभी पूरा नहीं कर पा रहे, तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये गवर्नमेंट ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करती है, तो होपफुली इंशाल्लाह बाय अगस्त एंड सितंबर you will be able to get actually more opportunities in UAE. अच्छा, ये बताइए कि कौन से टॉप होटल ब्रांड्स हैं जो इस वक्त इनिशिएटिव ले रहे हैं कि दोबारा चीजों को नॉर्मलाइज किया जाए?
देखिए इस वक्त जितने भी होटल्स हैं, फॉर एग्जांपल आप यू नेम इट, हिल्टन है या आईएचजी है, इवन विंडम होटल ग्रुप हो गया, लोकल चेन्स हो गई, इवन हमारा एक होटल जो है वी आर ओपनिंग क्लोज टू एक्सपो, जो कि तकरीबन रेडी हो चुका है, मतलब रेडी होने उस आखिरी मराहल में है, लेकिन एक्सपो से पहले जो है हम लोगों ने उसको ओपन करना है। इट्स अ ब्रांड, लाइफस्टाइल ब्रांड है, इकोस के नाम से। तो एचएमएच के नाम से जो है वो हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट जो है उसको ओपन करेगी, और उस इलाके में, उस सराउंडिंग में आप चले जाएं तो आपको मतलब कोई एक दो नहीं है, आप लोग यू विल सी के हंड्रेड्स ऑफ होटल्स दे आर गेटिंग रेडी एक्चुअली। तो बहुत सारी चेन जो है वो काम कर रही है, और किसी भी काम रुका नहीं है अभी तक, क्योंकि कोरोना जो है वो फॉरएवर नहीं है। और यूई के अंदर क्या है कि वैक्सीनेशन जो है वो वी आर लीडिंग एक्चुअली इन द वर्ल्ड। अगर आप कंपेयर करें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो इजराइल और यूई आर द टू कंट्रीज विच आर लीडिंग इन वैक्सीनेशन। तो इन दो कंट्रीज ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है, मतलब वी आर लीडिंग। तो अभी वैक्सीनेशन में हमारे पास 40% तो कवर हो गया है, बैलेंस 60% रह गया है, और ये कंपलसरी है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जी आपने नहीं लगवाना, क्योंकि अगर आप नहीं लगवाएंगे तो आपको हर वीक में जो है आपको करना पड़ेगा वो जो कोरोना टेस्ट। और कोरोना टेस्ट अभी फ्री नहीं है, अब 150 dirham चार्ज होते हैं। तो टीचर्स हो गई, उनको अब हर हफ्ते करना पड़ेगा, होटल के स्टाफ हो गए, उनको हर हफ्ते के अंदर करना पड़ेगा। तो दिस काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस विल फोर्स यू टू गो एंड टू गेट वैक्सीन एक्चुअली। कि कुछ लोग अगर कहते हैं कि जी वैक्सीन अगर नहीं भी करना, तो बाय एनी मीन्स दे हैव टू गेट इट डन एक्चुअली। और अगर फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री सेट हो जाता है कि 100% हमारी वैक्सीनेशन है, तो फिर हमारे पास तो चांसेस बहुत ज्यादा है ट्रैवल एंड टूरिज्म की, कि हर बंदा जो यहाँ पे आएगा वो ज्यादा कंफर्टेबल होगा कि जी मुझे उस कंट्री में जाना चाहिए जहाँ पे पूरा कंट्री वैक्सीनेटेड है। तो इसलिए ये कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि पूरा कंट्री जो है इट्स गोइंग टू बी वैक्सीनेटेड एक्चुअली। आई थिंक दे आर गोइंग टू कंप्लीट इन नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह, मार्च के अंदर, एंड ऑफ मार्च स्टार्ट ऑफ अप्रैल फुल कंट्री विल बी वैक्सीनेटेड इंशाल्लाह। ओके, तो ये प्रोसेस अभी चल रहा है। आप कह रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन कंप्लीट होगी तो उससे ट्रस्ट बहाल होगा और थिंग्स विल मूव ऑन। श्योर श्योर। या दैट्स ग्रेट। अच्छा इफ्तिखार भाई, ये बताइए कि अभी मैंने कुछ अर्सा पहले मैंने देखा था कि बहुत सी नए आइलैंड्स की डेवलपमेंट पे काम हो रहा था, जो आर्टिफिशियल आइलैंड जिस तरह वहां पे बन रहे थे। क्या ये प्रोजेक्ट्स भी दोबारा से गवर्नमेंट ने टेकअप किए हैं? क्योंकि उससे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट बड़ा स्ट्रांग होगा। या आई मीन जहाँ तक दुबई के आइलैंड्स का ताल्लुक है, तो डेफिनेटली उस पर जो है ना वो काम होगा डेफिनेटली, उन्हीं उसकी की बात कर रहा हूँ। जैसे कोरोना का इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन बहुत सारे आइलैंड्स अबू धाबी के अंदर जो है, अगर आप जाके देखें तो स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना वो रिजॉर्ट्स हैं। मतलब आप जाके देखें वहाँ सादियात के अंदर, तो आप दंग रह जाएंगे कि कितनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है ना वहाँ पे हुई है। और मूवमेंट की जहाँ तक आप बात करते हो, तो इस वक्त करंटली मैं आपको बताऊं कि जो हमारे दोनों होटल हैं, वो इस वक्त लास्ट नाइट की ऑक्यूपेंसी जो 60% ऑक्यूपेंसी और 69% ऑक्यूपेंसी इस वक्त करंटली है। जो कि मेजर इस वक्त जो अगर रशियंस हैं, कजाकिस्तान से लोग हैं, यूक्रेनियन हैं, उज्बेकिस्तान के हैं, और ये अभी तक चार्टर्स बहाल नहीं हुए, क्योंकि जो रशियन गवर्नमेंट है उन्होंने अभी चार्टर फ्लाइट्स बहाल नहीं किए हैं, जो कि कम से कम 52 से 53 फ्लाइट्स वीकली हुआ करती थी, जिसकी वजह से हमारे होटल फुल रहा करते थे। लेकिन अभी सिर्फ नॉर्मल फ्लाइट्स जो आ रही हैं, उसके साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों होटल की ऑक्यूपेंसी अगर 60+ है, तो वी आर मोर देन ब्रेक इवन एक्चुअली। तो सिचुएशन जो जो दोबारा बहाल होगी, तो जो यूई है, मैं देख रहा हूँ कि यूई विल बी द फर्स्ट कंट्री कि जिस वक्त आपकी रीओपन होती है जो जो इंडस्ट्री, तो सबसे पहले जो अगर सपोज जो रीओपन होगी तो वो यूई होगी। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो इकदाम गवर्नमेंट ले रही है वो बहुत ही मतलब जो है ना वो हेल्पफुल होंगे टूरिज्म इंडस्ट्री के हवाले से। और यही वजह है कि फॉर एग्जांपल जैसे हम लकी हैं मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए जो जो यूई के अंदर है, कि हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, और इस सपोर्ट के होने की वजह से हमारा जो बिजनेस है वो फ्लोरिश कर रहा है। अच्छा, एक जियोपॉलिटिक्स के हवाले से मैं थोड़ा सा आपसे इंसाइट लेना चाहूंगा कि केएसए में अभी बहुत सी तब्दीलियां आ रही हैं। जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो ओपन अप कर रही है चीजें, पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, लॉज चेंज हो रहे हैं, और टूरिज्म पर उनका खास फोकस है, और प्रॉबेबली दे आर इंस्पायर्ड बाय द यूएई मॉडल। तो क्या आप समझते हैं कि अगर सऊदी अरब में ये डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है, तो यूएई से जो शिफ्ट है दुनिया का, वो केएसए की तरफ हो जाएगा? हाउ डू यू सी दिस सिनेरियो?
नहीं, अभी ये बहुत ज्यादा बात चल रही है कि जो भी वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, पीपल आर डिस्कसिंग कि दैट इज थ्रेट एक्चुअली और मेजर कंपटीशन, बिकॉज जो कुछ दुबई में है वही कुछ वहाँ होने वाला है, स्पेशली जो उनका वो आइलैंड जो डेवलप हो रहा है उसके अंदर तो मतलब हमा किस्म की लिबर्टी होगी, तो उस हवाले से एक थ्रेट लोगों के जेहन में है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई हमारे पास जो सबसे बड़ी जो हथियार है जो दुबई के अंदर है, वो हमारे जो नेशनल करियर है। फॉर एग्जाम्पल एमिरेट्स एयरलाइन हो गई, मतलब वी आर वेल कनेक्टेड, हमारे पास जो है वो दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ पे एमिरेट्स एयरलाइन ना जाए। हमारे पास इत्तेहाद एयरलाइन है, जहाँ एमिरेट्स नहीं जाएगी वहाँ इत्तेहाद जाएगी। जो भी क्लोजर कंट्रीज हैं 5 आवर्स की डिस्टेंस पे है, उसके लिए फ्लाई दुबई है, एयर अरेबिया, फिर चार्टर फ्लाइट्स हैं। फिर दुबई इटसेल्फ जो एक जो नाम है उसको एक बड़ा अरसा लगा है बाबर भाई, वो यकदम भी नहीं हुआ। उससे आप देखें कि मतलब ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स की जो एफर्ट है मार्केटिंग की, कि आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, जो जो मार्केटिंग एमिरेट्स के हवाले से हुई है या दुबई के हवाले से हुई है, वेरी वेल नोन एंड वेरी एस्टेब्लिश्ड टूरिज्म डेस्टिनेशन एक्चुअली। तो इसको जो बीट करने के लिए एक लंबा टाइम चाहिए, उसके लिए दोहा ने भी, कतर ने भी बड़ी कोशिश की थी। दोहा नो डाउट इज नंबर 2 एक्चुअली इन मिडल ईस्ट, अगर आप compete करो इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर तो दुबई के बाद। बट मैं दोहा गया हूँ, मैं आज भी दोहा को कहता हूँ कि उनको 25 साल चाहिए कि अगर वो सपोज दुबई बनना चाहते हैं तो उनको 25 साल चाहिए। और अगर सऊदी अरेबिया को दुबई बनना है तो डेफिनेटली उनके पास पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। और उसका बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा है कि आपके बहुत सारे लोग इंशाल्लाह वहां पे भी एडजस्ट होंगे। इन सऊदी अरब के अंदर जो नए आइलैंड बन रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कौतम के हवाले से। पाकिस्तान की जो जो टूरिज्म में बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बट आई डोंट कंसीडर दैट इज अ थ्रेट फॉर दुबई और यूई, बिकॉज वी विल ओपन सो मेनी न्यू मार्केट्स। बिकॉज नॉर्मली हमारा ये होता है कि एक मार्केट ओपन होती है, क्योंकि हम रोड शो करते हैं वर्ल्ड वाइड। मैंने एक होटल विंडम गार्डन ओपन किया है 2.5 साल के अंदर। मैंने पूरा रशिया का कोई सिटी ऐसा नहीं छोड़ा, छोटे छोटे सिटी जो है, कि उसके अंदर एक रशियन सेल्स एग्जेक्टिव को भेज के 2 साल में इतनी मार्केटिंग कर दी थी कि वो सिटीज जो बिल्कुल अनटैप थे, और वो होटल जो है वो अब तक एंजॉय कर रहा है। तो उसी तरीके से डेस्टिनेशन के लिए भी हम रोड शोज करते हैं, नई मार्केट्स जाते हैं, स्कैंडिनेविया चले गए, फिर बाल्कन्स चले गए, बाल्टिक चले गए। वहाँ हमारे लिए वर्ल्ड है, क्योंकि हमारे पास नेशनल करियर है। आई डोंट थिंक सो कि वी हैव एनी थ्रेट, बाबर भाई। अच्छा, एक कमेंट मैं लेना चाहूंगा। तुर्की आजकल बिल्कुल यानी जियोपॉलिटिक्स के सिनारियो में देखें तो उनकी स्ट्रेटजी भी जो है बिल्कुल इवॉल्व हो रही हैं, एंड दे आर फोकसिंग ऑन द रीजन। डू यू थिंक ये भी एक कंपटीशन के हवाले से सामने आएगा, और इस रीजन में ये जो केएस से यूएई और तुर्की हैं, ये फोकस करेंगे कि ये अपने रीजन में ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर लें टूरिज्म के हवाले से? बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह ये है कि सीजनल बिजनेस है। फॉर एग्जांपल अगर आप तुर्की को देखें तो तुर्की जो है वो वहाँ पे वेदर डिफरेंट है कंपेयर टू यूई। फॉर एग्जांपल जिस वक्त समर पीरियड स्टार्ट होता है तो उस वक्त अंतालिया के अंदर जो रिजॉर्ट्स हैं, बहुत बड़े रिजॉर्ट्स हैं अंतालिया के अंदर, तो उसके अंदर जो भी लोग समर वेकेशन के लिए जाते हैं वो फिर यूई में नहीं आते हैं। उनके लिए सीजन स्टार्ट होता है समर का, स्टार्टिंग फ्रॉम मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जो 5 महीने हैं होटल्स फुल रहते हैं। लेकिन विंटर उनका एक्सट्रीम विंटर होता है भाई, जो कि हमारा विंटर है वो बहुत अच्छा होता है। 20 सेंटीग्रेड के अंदर आप एंजॉय करते हो दुबई का मौसम आके। तो इट्स 2 डिफरेंट डेस्टिनेशन एंड सीजनल बिजनेस है वहाँ पे। नो डाउट के इस्तांबुल जो है वहाँ पे एक हिस्टोरिकल जो एक टूरिज्म है जिसको आप कंपीट नहीं कर सकते। लेकिन ये आज से नहीं है, ये कई सालों से मैं देख रहा हूँ, बिकॉज आई विजिटेड लॉट मोर देन 12 टाइम्स इन तुर्की आल्सो इन ऑल एरियाज। तो मैंने हमेशा देखा है कि वहां पे समर के अंदर जो बिजनेस है वो हमारा बिजनेस नहीं है, और जो विंटर में हमारा बिजनेस है वो उनका बिजनेस नहीं है। तो इट्स 2 डिफरेंट डेस्टिनेशन एक्चुअली विच विल नॉट कम्पीट ईच अदर। बिल्कुल ठीक है। इफ्तिखार भाई, आप के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। इट वाज अ ट्रीट टू लिसन टू यू। बहुत मजा आया आपको सुनकर, और आपने बहुत ही वेरिड कंटेंट आज हमारे साथ शेयर किया है। एंड आई थिंक आपके साथ इस तरह के सेशंस हम ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। मुझे मालूम है कि थैंक यू जी।
आपने बहुत टाइम दिया है और मुझे अंदाजा है कि आपकी मसरूफियात किस तरह से है, तो आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूंगा कि आपको हम जरा खड़े होके एक दफा तालियों से थैंक यू। आखिर में आप इफ्तिखार भाई, आखिरी पैगाम आप क्या देना चाहेंगे बच्चों के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर, आपकी इतनी इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही मेहरबानी। और आखिर में मैं यही कहूंगा बच्चों को कि मतलब इट्स नॉट इम्पोर्टेंट वेयर यू आर नाउ, इट्स मोर इम्पोर्टेंट दैट इन व्हाट डायरेक्शन यू आर मूविंग। ये जरूरी नहीं है कि आज कहाँ खड़े हो, बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि आपकी मंजिल क्या और आप किस जानब जा रहे हो। तो एक विजन रखो अपने ज़हन में, जैसे मैंने आपको कहा है, और इंशाल्लाह हमारी भी सपोर्ट रहेगी, दुआएं भी रहेंगी, क्योंकि आपके वालिदैन आपके ऊपर बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं उसको स्पेंड नहीं कहूँगा, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको पे बैक किसी भी तरीके से आप नहीं कर सकते, एक्सेप्ट ये कि उनको खुशी दें कि कल आपको कुछ बनेंगे। तो उसके लिए ये कि टाइम ज़ाया नहीं करना, खासतौर पे जो सोशल मीडिया वाला जो टाइम है, ये बहुत मुझे वरी है कि यहाँ पे हमारे स्टाफ भी बहुत सारे लोग, तो उसको अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो इंशाल्लाह कल का दिन आपका है। और बहुत सारी उम्मीदें हैं मुझे, जो कौसम के ये नौजवान है